जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर स्टूडेंट पॉइंट वीडी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम टीजीटी कमीशन के लिए आपके लिए केमिस्ट्री सेक्शन की वीडियोस लेके आ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं +1 का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि हमारा +1 का चैप्टर नंबर 3 है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे हमारा पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डॉबरन ट्रेड्स। तो ये अपनी एक थ्योरीज लेके आए थे जो कि हमारे पास बेस्ड थी एटॉमिक वेट पर। इनकी थ्योरीज किस पे बेस्ड थी? एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी। तो इन्होंने बोला द एलिमेंट इन ट्रेड्स हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल मेंबर्स ऑफ ईच ट्रेड इज वेरी क्लोज टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो क्या बोला इन्होंने डॉबरन ट्रेड्स ने? तो डॉबरन ट्रेड्स में हमारे पास बोला कि हमारे पास इन्होंने 3 एलिमेंट लिए, ठीक है। तो कौन कौन से? लिथियम, जैसा कि आप यहाँ पर टेबल पे देख रहे होंगे, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो हमारे पास किस पे बेस था, ये था हमारे पास एटॉमिक वेट पे बेस था। तो इन्होंने बोला जो हमारे पास लिथियम का वेट होगा, तो लिथियम का वेट कितना है? मान लो 7 वेट होता है, ठीक है। और पोटाशियम का वेट कितना होता है? पोटाशियम का वेट होता है 39। तो इन्होंने बोला कि जो हम क्या करेंगे कि इसको ए नाम दे देते, इसको बी नाम दे देते और इसको सी नाम दे देते। तो इन्होंने बोला कि लिथियम और पोटाशियम के वेट को हम प्लस करेंगे 7 + 39/2, इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। जो हमारे पास इसका आंसर आएगा, देखो 7 + 39 कितना हुआ हमारे पास? 46 / 2। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 23 आ जाएगा। जो हमारे पास इसको सॉल्व करके आएगा वो हमारे पास उसका एटॉमिक वेट होगा, जो हमारे पास बी एलिमेंट होगा 23। जो हमारे पास सोडियम एलिमेंट होगा वो उसका एटॉमिक वेट होगा। तो ये किसने बोला? हमारे पास डॉबनेरियर ट्रेड्स ने बोला। तो इन्होंने क्या बोला, जैसे कि आप अगली स्लाइड में देखोगे कि हम कोई 3 एलिमेंट, जैसे हमारे पास ए बी सी कौन सा? लिथियम, सोडियम और पोटाशियम लिए थे हमने। तो किन्हीं दो का A+C का, मतलब लिथियम का और पोटाशियम का हम एटॉमिक वेट लेंगे, उनको प्लस करेंगे, /2 करेंगे। जो उसका आंसर आएगा वो हमारे पास किसके बराबर आएगा? एटॉमिक वेट ऑफ बी के बराबर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे होंगे आप, लिथियम और पोटाशियम को प्लस किया, /2 किया, उसका आंसर कितना है? 23। वो किसका एटॉमिक वेट होगा? हमारे पास सोडियम का एटॉमिक वेट होगा। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे आप, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। तो इनके क्या किए? कैल्शियम और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट लिया। कैल्शियम का कितना होता है हमारे पास? कैल्शियम का होता है हमारे पास 40, स्ट्रोंशियम का हमारे को निकालना है, ठीक है। और बेरियम का होता है हमारे पास 137। तो इन्होंने क्या किया? इन दोनों को प्लस किया, 40 + 137 /2, ठीक है। तो ये आया हमारे पास 177 /2। तो इसका आंसर आया हमारे पास लगभग 88.5। और वही हमारे पास किसका एटॉमिक वेट होता है? स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट होता है। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 88। तो लगभग किसके वेट के बराबर आया? जो हमारे पास बी एलिमेंट था। तो ये ट्रेड्स किसने दिया था? हमारे पास डॉबनियर ट्रेड्स ने दिया था। तो सबसे पहले ही हमारे पास पीरियोडिक टेबल के बारे में इन्होंने बताया था, जो कि बेस था हमारे पास किस पे बेस था? एटॉमिक वेट पर बेस था। तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल भी आप देख रहे होंगे, कैल्शियम का 40, बेरियम का 137 होना था यहाँ पे। तो 40 + 137 किया इन्होंने, कितना आया? 177 /2, तो 88.5। तो लगभग किसके बराबर आया? 88 के बराबर, जो कि एटॉमिक वेट होता हमारे पास किसका? स्ट्रोंशियम का। तो ये हमारे पास किसके बारे में बताया? इस किसकी थ्योरी थी? ये थी हमारे पास डॉबनियर ट्रेड्स की थ्योरी। तो नेक्स्ट आया हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और ये हमेशा म्यूजिक पे ज़्यादा फोकस करते थे। जो इनका एक फ्रेंड होता था वो म्यूजिशियन था, तो ये हमेशा ज़्यादा म्यूजिक सुनते थे। तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी कि जैसे कि हमारे पास व्हेन दी एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि किस पे बेस था। ये था हमारे पास इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे ये डिपेंड करता था, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि
इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि हर 8वां एलिमेंट हमारे पास, जो भी 8वां एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आएगा रिपीट करेगा, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ सेम होगी। जैसे एग्जांपल के साथ, जैसे यहाँ पे थे लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम। तो देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6, यहाँ से अगर मान लो लिथियम है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 यहाँ पे, तो जो लिथियम की प्रॉपर्टीज होगी वो किसके बराबर होगी, सोडियम के प्रॉपर्टीज से सिमिलर मिलती जुलती होगी। वैसे ही बेरियम का, ठीक है, एक इसको मान लो 2 3 4 5 6 7 और 8, मैग्नीशियम 8। तो एवरी 8th एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टी आएगी वो किसके बराबर होगी, उसके पहले वाले एलिमेंट के बराबर होगी। तो ये किसने बोला था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में बोला था। जैसे कि हमारे पास म्यूजिक में होता है, जैसे सा रे गा मा प ध नी, और नी के बाद फिर से क्या आ जाता है दोस्तों, सा आ जाता है। वैसे इन्होंने क्या बोला कि एवरी 8th एलिमेंट के बाद जो अगली प्रॉपर्टी आएगी वो किसके बराबर होगी, उसके पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बराबर होगी। जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी किसके बाद मिलेगी, सोडियम के साथ मिलेगी। सोडियम की प्रॉपर्टी के बाद 8वां एलिमेंट कौन सा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां। तो सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम जैसी होगी। तो ऐसा किसने बोला, हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने बोला कि एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू दी फर्स्ट वन। जो 8th एलिमेंट होगा किसके सिमिलर होगा, जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा उसी के क्या होगा, सिमिलर होगा। ऐसा किसने बोला, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने बोला। तो इसकी कुछ हमारे पास मेरिट्स थी जो कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहली बात कि जो हमारे पास इसका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो हमारे पास कहाँ तक एप्लीकेबल था दोस्तों, ये याद रखना, कैल्शियम तक। और ये वाला क्वेश्चन आपको HP टेट में बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, चाहे मेडिकल वालों को आया था चाहे नॉन मेडिकल वालों को आया था केमिस्ट्री पोर्शन में। तो हमारे पास जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो किस पे बेस्ड था, कहाँ तक एप्लीकेबल था, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। इसके बाद के जो एलिमेंट थे उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला था, सिर्फ कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल था। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ मेरिट्स के बारे में। तो मेरिट्स से पहले हम पढ़ लेंगे इसके पीरियोडिसिटी के बारे में। पीरियोडिसिटी में आपको बता दूं क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इन ए फिक्स इंटरवल। ठीक है, जैसे फिक्स इंटरवल के बाद थोड़ी इनकी जो फिजिकल, कोई फिक्स इंटरवल के बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है इनकी, सेम, कुछ सेम रहेगी या उनमें कुछ इंक्रीज आएगा या क्या करेगी, डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। कैसे, कुछ हमारे पास फिक्स इंटरवल के पास उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम रहेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में कि जो लिथियम की प्रॉपर्टी तो किसके साथ मिलती जुलती थी, सोडियम के साथ मिलती जुलती थी। जैसे लिथियम का साइज है, साइज छोटा होता है लिथियम का, सोडियम का क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब हर एक फिक्स इंटरवल के बाद, हर एक 8th एलिमेंट के बाद साइज में क्या आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो यही हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिसिटी भी होता है कि आफ्टर कुछ फिक्स इंटरवल के पास हमारे पास उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज आता है, उसको क्या बोलते हैं, हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो इसके डीमेरिट्स क्या थे हमारे पास, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के डीमेरिट्स थे कि जब हमारे पास नोबल गैस जब हमारे पास डिस्कवर हुई तो ये हमारे पास लॉ ही फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि एवरी 8th एलिमेंट के बाद, एवरी 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मिलती होगी, फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिलती होगी। तो जब डिस्कवरी हुई नोबल गैस की, जैसे गैस था हमारे पास लिथियम था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, नोबल गैस होती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नियॉन डिस्कवर हो गया। ठीक है, फिर क्या था, सोडियम। अब अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो किसके बाद मिल रही है, नाइन्थ एलिमेंट के बाद मिल रही है। ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या बोला सिर्फ कि एवरी 8th एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। पर यहाँ पे क्या होगा, जब नोबल गैस डिस्कवर हो गए तो 9th एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी सेम आ रही है, तो यहाँ पे लॉ क्या हो गया था, फेल हो गया था। दूसरी हमारे पास ओनली एप्लीकेबल टू कैल्शियम। ठीक है, इन्होंने सिर्फ कहाँ तक बात की थी, कैल्शियम तक बात की थी। ठीक है, हैवियर एलिमेंट थे उनको अरेंज नहीं किया था। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये इसके डीमेरिट्स थे। नेक्स्ट हमारे पास इसके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल मैंने आपको यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, इसी से मैं आपको समझाऊंगा क्या मेंडलीव ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसमें क्या है हमारे पास, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट।
आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल द पीरियोडिसिटी आर सेम। तो सबसे पहले ये हमारे पास, आपको मैं बता दूं कि ये किस पे बेस्ड था, ये भी हमारे पास इंक्रीजिंग INCREASING इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर ही ये डिपेंड करता था। ठीक है, ये मेंडलीव ने किसके बारे में की थी बात, सिर्फ एटॉमिक वेट के बारे में ही इन्होंने अरेंज किए थे एलिमेंट, एटॉमिक वेट देख के ही इन्होंने एलिमेंट क्या किए थे, अरेंज किए थे। तो इन्होंने अब एक टेबल बनाया, ठीक है, जो मेंडलीव थे वो रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक डिस्कवरी की थी, इन्होंने ताश के पत्तों में अपने एलिमेंट डिस्कवर किए थे, जो भी एलिमेंट डिस्कवर हो रहा था अपने ताश के पत्तों में उन एलिमेंट का नाम लिख देते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो 8 ग्रुप बनाए और 87 क्या बनाए, पीरियड्स बनाए। ठीक है, 8 ग्रुप कौन कौन से हमारे पास, जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम है वो क्या है हमारे पास 8 ग्रुप है। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये वर्टिकल लाइंस जितनी भी है, थर्ड ग्रुप ये, फोर्थ ग्रुप ए, फिफ्थ ग्रुप ए, सिक्स्थ ग्रुप ए, सेवंथ ग्रुप ए और एट्थ ग्रुप ए। ठीक है, वैसे इन्होंने क्या बनाया, वैसी पीरियड्स बनाए। पीरियड्स कैसे बनाए इन्होंने, आगे को जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होगी, जैसे फर्स्ट पीरियड, उसके बाद ये सेकंड पीरियड, उसके बाद ये थर्ड पीरियड, उसके बाद ये फोर्थ पीरियड, उसके बाद ये फिफ्थ पीरियड, उसके बाद ये सिक्स्थ पीरियड और उसका सेवंथ पीरियड। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होगी वो क्या होंगे, पीरियड्स होंगे। जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास ए ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो इन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए और 7 पीरियड्स बनाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हमारे पास जो ग्रुप्स थे उनको डिवाइड कर दिया किसमें, सब ग्रुप्स में। तो इन्होंने ग्रुप्स, जो हमारे पास ये वाला ग्रुप था, ये वाला जो हमारे पास ग्रुप था, मान लो ये क्या था, एक ग्रुप था, तो इनको डिवाइड कर दिया किसमें, सब ग्रुप में। जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी से यहाँ पे डिस्कवर किया है, ए और बी नाम लिखे, देखो ए ग्रुप सब ग्रुप, बी सब ग्रुप, ए सब ग्रुप इसमें भी, बी सब ग्रुप, ए सब ग्रुप इसमें भी, बी सब ग्रुप, ए सब ग्रुप इसमें भी, बी, ए और बी भी वैसे ही। ठीक है, हर एक ग्रुप को क्या कर दिया इन्होंने, सब ग्रुप में तोड़ दिया ए और बी में। तो इनके जो मेन पॉइंट्स थे वो हम देखने वाले हैं। इनकी मेरिट्स क्या थी कि इन्होंने उस टाइम कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। और ये भी एचपी टेट में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था या पीरियोडिक लॉ था उसमें कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। और इनकी सबसे खास बात, जो इनको मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें सबसे खास बात थी, इन्होंने क्या कर दिए थे, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ठीक है, या प्रिडिक्ट दी प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे क्या किया, गैप छोड़ रखा है, यहाँ पे डैश लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे क्या होना था, डैश लगा रखना था। बोरोन का किसने किया था डिस्कवर, बोरोन का हुआ था हमारे पास स्कैंडियम में। तो बोरोन के बाद ए वाला यहाँ पे क्या होना था, डैश होना था दोस्तों। तो इन्होंने क्या कर दिया, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो नहीं डिस्कवर हुए थे वहां पे क्या कर दिया, खाली स्पेस छोड़ दिया। और वहां पे जो खाली स्पेस छोड़ दिया उनको बोला कि जो उनकी प्रॉपर्टी होगी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट डिस्कवर करोगे जहां मैंने स्पेस छोड़ रखा, उनकी प्रॉपर्टी इसके साथ मिलती जुलती रहेगी। इन्होंने ये पहले ही बता दिया था, इसलिए इनका टेबल क्या था, सबसे खास था। और जहां इन्होंने जगह छोड़ी थी, जहां इन्होंने खाली स्पेस छोड़ा था, जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे होंगे कि इन्होंने क्या, एल्यूमिनियम के नीचे क्या खाली स्पेस छोड़ दिया था। ठीक है, सिलिकॉन के नीचे क्या छोड़ दिया था इन्होंने, खाली स्पेस छोड़ दिया था। तो इनका नाम दे दिया था इन्होंने खाली स्पेस का पहले कि इक्का एल्यूमिनियम होगा, इनका नाम क्या होगा, इक्का। और ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका हमारे पास एचपी टेट में भी, कि एल्यूमिनियम के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, इक्का एल्यूमिनियम आएगा। ऐसा किसने बोला था, मेंडलीव ने बोला था। इक्का का मतलब होता है नेक्स्ट, इक्का का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट। वैसे इन्होंने क्या बोला कि सिलिकॉन में, सिलिकॉन के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका नाम क्या रखा है इन्होंने, इक्का सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन। ठीक है, वैसे इन्होंने एलिमेंट नाम रखा कि बोरोन के बाद जो डिस्कवर होगा एलिमेंट वो कौन सा होगा हमारे पास, इक्का बोरोन होगा। कौन सा एलिमेंट होगा, इक्का बोरोन एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से इन्होंने डिस्कवर किया था। पहले यहाँ पे क्या कर दिया था, इन्होंने गैप्स दे दिए थे, और गैप्स दे दिए थे वहां पे इन्होंने गैप्स में बोल दिया था कि जो उनकी प्रॉपर्टीज होगी वो उनके पिछले वाले एलिमेंट से मिलती जुलती रहेगी। तो इसीलिए इनका जो टेबल था वो बड़ा फेमस हुआ था। नेक्स्ट इसमें सबसे बड़ी बात कि इक्का एल्यूमिनियम जो नाम दिया था इन्होंने, एलिमेंट खाली स्पेस जो वहां पे था, तो बाद में जब डिस्कवर हुआ तो उसका नाम क्या पड़ा था इन्होंने, गैलीलियम पड़ा था। उसका नाम क्या पड़ा था, गैलीलियम पड़ा था। जो इक्का सिलिकॉन इन्होंने नाम दिया था उसका नाम क्या पड़ा था बाद में जाके, जर्मेनियम पड़ा था।
जर्मेनियम पढ़ा था। और जो इक्का बोरोन दिया था इन्होंने नाम, उसका नाम बाद में जाके क्या पढ़ा था, स्कैंडियम पढ़ा था। और कई बार ये क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को मिल जाते हैं कि इक्का एल्यूमिनियम के बाद हमारे पास कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ था अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, तो कौन सा हुआ था, गैलीलियम। ठीक है, इक्का सिलिकॉन के बाद कौन सा हुआ था, जर्मेनियम हुआ था। और बोरोन के बाद कौन सा हुआ था, स्कैंडियम हुआ था। तो यहाँ पे जो यहाँ पे खाली स्पेस था एल्यूमिनियम के, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा गैलीलियम। यहाँ पे कौन सा हुआ बाद में जाके डिस्कवर, गैलीलियम हुआ। और सिलिकॉन के बाद में जाके कौन सा डिस्कवर हुआ था, हमारे पास जर्मेनियम डिस्कवर हुआ था, जर्मेनियम डिस्कवर हुआ था। और बोरोन के बाद कौन सा डिस्कवर हुआ था, यहाँ पे खाली स्पेस होना था, स्कैंडियम डिस्कवर हुआ था। तो इन्होंने बाद में जाके हमारे पास जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उनकी प्रॉपर्टीज पहले ही बता दी थी। सबसे खास बात यही थी हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। तो इसके कुछ हमारे पास डीमेरिट्स भी रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहली डीमेरिट्स इसकी थी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो आज भी हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से भी इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। तो हमेशा से ये मसला रहा है कि हाइड्रोजन की पोजीशन हमेशा कभी भी कोई भी अभी तक फिक्स नहीं कर पाया है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि अनोमिलस पेयर, कि इन सर्टेन पेयर द प्रॉपर्टीज आर नॉट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या था, कोबाल्ट। कोबाल्ट का कितना होता है एटॉमिक मास, कोबाल्ट का होता है हमारे पास 58.9। ठीक है, और निकल का कितना होता है दोस्तों, निकल का होता है 58.6। तो इन्होंने क्या बोला कि जो इनका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, देखो कोबाल्ट कहाँ पे है, कोबाल्ट को आप ढूंढेंगे, कोबाल्ट कहाँ पे, यहाँ पे देखो, कोबाल्ट यहाँ पे और निकल यहाँ पे। तो कोबाल्ट का एटॉमिक वेट कितना था, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट था 58.9 और निकल का एटॉमिक वेट क्या था, 58.6। तो छोटा कौन सा इसमें दोस्तों, 58.6 छोटा है किससे, 58.9 से। तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो किस पे बेस्ड था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे। पर जो जिसका छोटा होगा वो पहले आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव तो निकल क्या आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था, उसके बाद क्या आना चाहिए था, कोबाल्ट आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या था, इसके एक डिमेरिट्स रह गई थी। वैसे इनका सेम आर्गन के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो ग्रुप था, जीरो ग्रुप को क्या दे लिया उन्होंने, आर्गन दिया था। ठीक है, वहां पे भी दोस्तों आर्गन और पोटेशियम के बीच, पोटेशियम का एटॉमिक वेट यहाँ पे कितना था 30, पोटेशियम का होता हमारे पास 39.1 और आर्गन का होता हमारे पास 39.9। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब पहले कौन सा आना था, यहाँ पे पहले हमारे पास पोटेशियम आना था, पर यहाँ पे इन्होंने एक जीरो ग्रुप डिस्कवर किया था जहाँ पे नोबल गैस रखी थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया था, आर्गन प्लेस कर दिया था। ठीक है, तो पहले कौन सा आना हमारे पास, पोटेशियम आना था, इन्होंने प्लेस कौन सा कर दिया था, आर्गन कर दिया था। तो इसकी यह कुछ क्या रही थी, डीमेरिट्स रही थी, क्योंकि बात इन्होंने की क्या की थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की थी। ठीक है, अरेंज कैसे किए थे उन्होंने, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा वेट में, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पर देखो यहाँ पे कोबाल्ट और निकल में छोटा कौन सा था, निकल। तो निकल पहले आना था, कोबाल्ट बाद में आना था। पर इन्होंने पहले क्या लिखा, कोबाल्ट लिख दिया, बाद में क्या लिख लिया, निकल लिख लिया। तो कुछ इसकी डीमेरिट्स रही थी, वही इसकी कुछ डीमेरिट्स रही थी। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स आर नॉट फिक्स। तो आज भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वैसे भी फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ठीक है, इनकी पोजीशन आज भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी फिक्स नहीं है। तो ये इसकी कुछ डीमेरिट्स रही थी कि हाइड्रोजन को प्लेस नहीं कर पाए थे, ना ही आइसोटोप्स को प्लेस कर पाए थे। कुछ इन्होंने बात इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ एटॉमिक मास की थी, पर पहले कोई और अरेंज कर दिया। ठीक है, कोबाल्ट पहले लिख लिया, निकल बाद में लिख लिया। होना क्या था, निकल पहले होना चाहिए था। तो इसकी कुछ डीमेरिट्स रही थी। नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन आने के चांस यहीं से बने रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या, हमारे पास द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब जो लॉ आया हमारे पास पीरियोडिक लॉ, वो किस पे बेस्ड था, हमारे पास एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था हमारे पास, ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली खास बात तो यही थी कि ये किस पे बेस्ड था, एटॉमिक नंबर पे वेट था, नंबर पे बेस्ड था। जो इससे पहले जितने भी हमने पढ़े वो किस पे बेस्ड थे, सारे एटॉमिक मास पे बेस्ड थे सारे। तो इन्होंने भी दोस्तों क्या किया,
हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला, पीरियड्स बोला, और वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला, इन्होंने ग्रुप बोला। तो इसमें कितने पीरियड्स थे हमारे पास, 7 पीरियड्स थे, और कितने ग्रुप से हमारे पास मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप से। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में एचपी टैट में आ चुका है। सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन तो आपको एचपी टैट में डाल देते हैं, पर कमीशन के लिए आपको अच्छे से इनको पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास देखो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्या हमारे पास मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। ये सभी ने आपने देख भी रखा होगा, और आपने आई होप आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा। हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हमारे पास कितने इसमें पीरियड्स थे, 7 पीरियड्स थे। 7 पीरियड्स कौन से थे, देखो फर्स्ट पीरियड ये वाला, फर्स्ट पीरियड ये वाला, सेकंड पीरियड लिथियम बेरिलियम से लेके ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड ये वाला, ठीक है दोस्तों, फोर्थ पीरियड ये वाला, 5 पीरियड ये वाला, 6 पीरियड ये वाला, 7th पीरियड ये वाला। तो 7 पीरियड थे, ठीक है। वैसे ग्रुप कितने थे इसमें, 18 ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा, फर्स्ट ग्रुप कौन सा, ये वाला, सेकंड ग्रुप ये वाला, थर्ड ग्रुप जो ये वाला होगा, फोर्थ ग्रुप जो ये वाला होगा, फिफ्थ ग्रुप जो ये वाला होगा, सिक्स्थ ये, सेवन्थ ये, एट्थ ये, 9th 10th 11th 12th, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18। इस तरीके से इन्होंने अपने पीरियोडिक लॉ को अरेंज किया मॉडर्न ने। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टेबल किसने दिया था दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने अपनी जो 25 डेज क्रैश कोर्स वाली वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने आपको बता रखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे को किसने दे रखा है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे को किसने बताया था। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। देखो सबसे पहले पीरियड्स, तो फर्स्ट पीरियड्स में हमारे पास कितने एलिमेंट है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। तो कितने एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट पीरियड में, 2 एलिमेंट है। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है दोस्तों, 8 एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में कितने, 8 एलिमेंट, एक लिथियम बेरिलियम 2, बोरोन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और नियॉन 8। तो हमारे पास सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, ठीक है। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है दोस्तों, गिनो, 1 2, फिर थर्ड पीरियड कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, तो 3 4 5 6 7 8। तो थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है दोस्तों, 8 एलिमेंट है। अब देखेंगे हम फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो हमारे पास फोर्थ में कितने दोस्तों, 18 है, ठीक है। फिफ्थ में भी कितने दोस्तों, हमारे पास 18 एलिमेंट है, ठीक है। सिक्स्थ पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट है, सिक्स्थ पीरियड हमारे पास कौन सा है, 1 2। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, हमारे पास लेंथरम आ जाते हैं। तो 1 2 ये हो गए, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर यहाँ से 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32। तो हमारे पास सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट, हमारे पास 32 एलिमेंट है। वैसे हमारे पास सेवंथ पीरियड में कितने एलिमेंट है दोस्तों, हमारे पास 32 एलिमेंट है। पर अभी तक डिस्कवर कितने हुए, सिर्फ 29 नहीं दोस्तों, 23 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए। तो ये हमारे पास कौन से पीरियड में, सेवंथ पीरियड में। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट, हमारे पास 2 एलिमेंट, सेकंड में कितने 8, थर्ड में कितने 8, फोर्थ पीरियड में कितने हमारे पास 18 एलिमेंट है। उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। फोर्थ पीरियड को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। जो हमारे पास फोर्थ पीरियड है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। फिफ्थ पीरियड को हम ट्रांजिशन ही बोलते हैं, फिफ्थ पीरियड को भी, ठीक है। कितने एलिमेंट, इसमें भी 18 एलिमेंट है। सिक्स्थ पीरियड को हम इन ट्रांजिशन बोलते हैं, कितने एलिमेंट, इसमें 32 एलिमेंट है। सेवंथ पीरियड में भी हमारे पास 32 एलिमेंट है। तो ये इसके कुछ पीरियड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में कितने, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने, फिफ्थ में कितने, सिक्स्थ में कितने। तो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप्स के बारे में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि हमने ग्रुप्स को कैसे डिस्कवर किया। आपको ग्रुप को जितना भी हमने बता रखा है वो ब्लॉक के हिसाब से बता रखा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो एस ब्लॉक में हमारे पास 2 मेटल्स आते हैं, एक एल्कली और एक एल्काइलिन अर्थ मेटल्स आते हैं। एस ब्लॉक हमारे पास कहाँ होता है पीरियोडिक टेबल में, मैं ये आपको बता दूं। जो हमारे पास ये वाला ब्लॉक है, ध्यान से देखना दोस्तों, ये वाला, ये
ये वाला जो हमारे पास ब्लॉक है, इस पूरे ब्लॉक को देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी एस ब्लॉक बोलते हैं। जो हमारे पास ये वाला ब्लॉक है, ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला क्या दोस्तों हमारे पास पी ब्लॉक है। जो बीच वाला ब्लॉक है, ये वाला बीच वाला कौन सा बचा दोस्तों, ये वाला इस वाले ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं। और जो हमारे पास लास्ट वाला बचा है नीचे, ये वाला जितना भी लास्ट में, इस वाले ब्लॉक को हम कौन सा ब्लॉक बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। एस ब्लॉक कौन सा हुआ, एस ब्लॉक ये वाला हुआ, पी कौन सा हुआ, ये वाला, डी कौन सा हुआ, डी हमारे पास ये वाला, और एफ कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एस ब्लॉक में दो है हमारे पास। जो हमारे पास फर्स्ट वाला था उसको बोलते हैं हम एल्कली मेटल, और जो हमारे पास सेकंड वाला ग्रुप है हमारे पास, उसको बोलते हैं एल्कालिन अर्थ मेटल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने दो में डिस्कवर किया, एल्कली मेटल, एल्कालिन अर्थ मेटल, जहां यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रही होगी। ठीक है, ये यहाँ पे इमेज मैंने आपको लगा रखी है। तो इनकी कुछ जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो एल्कली मेटल की क्या होगी, लिथियम। एल्कली मेटल कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कौन से होते हैं, एल्कली मेटल होते हैं। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, S में आता है, और लास्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे एल्कालिन अर्थ मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है हमारे पास, NS2 रहती है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, Sk2 में आता है। तो अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं आपको पूरे एस ब्लॉक की, तो पूरा एस ब्लॉक किस में दोस्तों, ये भी आएगा एस ब्लॉक में, और ये वाला भी आएगा। तो NS1 और 1 से लेके कहाँ तक होती है, NS2 तक होती है। यहाँ पे मैंने आपको लिख भी रखी है। ठीक है, तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सारे क्या होते हैं, दे आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपने सुना होगा जो हमारे पास सोडियम होता है वो किससे कट जाता है, नाइफ से भी कट जाता है। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा इनकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, इनकी बहुत ज़्यादा लो होती है। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहते हैं। आपको मैं बता दूं, टैट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका। जो हमारे पास लिथियम है, लिथियम जो होता है वो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हमारे पास, लिथियम रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दे फॉर्म मोस्टली आयोनिक कंपाउंड एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम मतलब फर्स्ट वाले पीरियड को छोड़ के, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के जितने भी सारे एलिमेंट है वो क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। लिथियम और बेरिलियम कौन सा बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। और जितने सोडियम, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, सीजियम है, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम है, ये सारे कौन कैसे बनाते हैं हमारे पास, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो फाइंड आउट करने में क्या रहता है, हमेशा ईजी रहता है। तो नेक्स्ट हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक मैंने कौन सा बताया था आपको पीरियोडिक टेबल में, कौन सा होता है दोस्तों पी ब्लॉक, जल्दी से बताओ। ये वाला कौन सा होता है हमारे पास, पी ब्लॉक होता है। ये वाला कौन सा होता है हमारे पास, सारा पी ब्लॉक होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज भी देख रहे होंगे पी ब्लॉक की, ये मैंने सारा क्या बना दिया, पी ब्लॉक बना दिया है। ठीक है, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP 1 से लेके 6 तक होती है। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इनकी, NS2 NP 1 to 6। अब जैसे कि आप बोरोन फैमिली देख पा रहे होगे, बोरोन की अगर बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन कितना होता है, 5 होता है। कितना एटॉमिक नंबर होता है, 5। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है इसका, p के 1 में आ रहा है। तो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2 NP1 होगी। ठीक है, वैसे ही सेम बोरोन के नीचे क्या है हमारे पास, बोरोन के नीचे क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम है। बोरोन के नीचे क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, 3p1 हो जाएगा। वैसे ही क्या है, गैलीलियम है, नीचे क्या है हमारे पास, गैलीलियम है। तो गैलीलियम क्या हो जाएगा हमारे पास, 4p1 हो जाएगा। मतलब जितनी भी हमारे पास ये सारी बोरोन फैमिली है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, p के 1 में आएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट हमारे पास कार्बन फैमिली। नेक्स्ट कौन सी हमारे पास, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या है, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप 1s2 2s2 2p2।
2 2 4 2 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या किस में आ रहा है, पी के 2 में आ रहा है, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, NS2 NP2 बन जाएगी। ठीक है, वैसे कार्बन की क्या होगी, कार्बन की NP2, वैसे सिलिकॉन की क्या हो जाएगी हमारे पास 3P2 हो जाएगी। वैसे गैलीलियम की नीचे जर्मेनियम की कितनी हो जाएगी, जर्मेनियम की हमारे पास 4P2 हो जाएगी। ठीक है, वैसे नेक्स्ट किसकी, हमारे पास टीन की, SN क्या होता है टीन। ठीक है, तो टीन की कितनी हो जाएगी हमारे पास 5P2 हो जाएगी। तो मतलब इसके जितने में हमारे पास कार्बन फैमिली है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने में आएगा, पी के 2 में आएगा। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट कर दे रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली क्या होगी, NS2 NP3 होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को हम कौन सी फैमिली बोलते हैं दोस्तों, कैलोजन फैमिली भी बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को हम कौन सी फैमिली बोलते हैं, कैल्कोजन, कैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन आपको HP टैट में भी आ चुका है। तो ऑक्सीजन फैमिली का ग्रुप कौन सा होता है, देखो काउंट करो, 13 14 15 16। ग्रुप कौन सा होता है इसका, ग्रुप नंबर 16 को हम कौन सी फैमिली बोलते हैं। कई बार इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो क्या बोलते हैं हम उसको, कैल्कोजन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं और कैल्कोजन इसका दूसरा नाम है, कैल्कोजन फैमिली। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे ही हेलोजन फैमिली में पी में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और नोबल गैस में लास्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नियॉन है, तो नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 10। ठीक है, भरो इसमें 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 2 2 4 6 4 10। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 आ गए। पी ब्लॉक पता ना आपको दोस्तों, ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, पहला ऐसे भरते हैं हमेशा, दूसरा फिर ऐसे, फिर तीसरा, फिर चौथा ऐसे, फिर पांचवा ऐसे, और फिर छठवा ऐसे। तो पी में कितने आ गए, 6। अगर हम पूरे पी ब्लॉक की बात करें तो पी में कितने आ रहे, एक में देखो बोरोन में 1 आ रहे, कार्बन में 2 आ रहे, फिर नाइट्रोजन में 3 आ रहे, ऑक्सीजन फैमिली में 4 आ रहे, हेलोजन में 5 आ रहे और नोबल में 6 आ रहे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो एनपी में 1 से लेके कहाँ तक आ रहे, 6 तक आ रहे। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP1 2 6। तो नेक्स्ट है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत सी मेहनत लगती है आपको PDF बनाने में। ठीक है, हमारे कुछ जो हमारे से जुड़े मेंबर्स हैं वो आपके लिए PDF बनाते हैं, तो PDF बनाने में और कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लग रही है कमीशन के लिए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, डी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, N-1 D 1 to 10 NS 1 से लेके 2 तक। ठीक है, अगर आप जनरल जैसे 21 है इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों आपको आ जानी चाहिए अब तक, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। तो इसकी 21 इसका एटॉमिक नंबर इसकी लिखो, आप कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो गए, 2 2 4 6 4 10 2 12 हो गए, 3p6 18 हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है 4s2 18 2 20 हो गए। ठीक है, उसके बाद 3d 21 3d 1। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 1। वैसी टाइटेनियम की क्या आ जाएगी, 3d 2 आ जाएगी। वेनेडियम की क्या आ जाएगी, 3d 3 आ जाएगी। क्रोमियम की क्या आएगी दोस्तों, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया एक्सेप्शनल होती है। क्या होती है क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 4s1 3d5 होती है। होनी क्या चाहिए थी, होनी चाहिए थी 4s2 3d4 होनी चाहिए थी, इस हिसाब से अगर हम करते हैं। पर इसकी क्या होती है जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 4s1 3d5 ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो मतलब D4 हमारे पास आता नहीं, वैसे हमारे पास D9 भी नहीं आता। तो कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि D4 और D9 हमारे पास कभी भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आते, डी में 4 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं भरे जाते। तो ये भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट। तो नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, आपको मैं बता दूं, जो हमारे पास आपने स्लाइड देख रहे होंगे, यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे, जो हमारे पास ये वाली सीरीज है आगे को, तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं हम इसको, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। जो सेकंड वाली लाइन है इसको बोलते हैं हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज।
और जो ये थर्ड वाली लाइन है इसको बोलते हैं हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। आपको मैं एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल बता दूं, ठीक है। तो जो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, तो ये वाली सीरीज, ये क्या था हमारे पास, यहाँ तक एस ब्लॉक थे और यहाँ तक क्या थे हमारे पास, पी ब्लॉक थे। तो डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ शुरू होते हैं दोस्तों, 3 से लेके और कौन से ग्रुप नंबर तक होते हैं, 12। एस ब्लॉक कौन से ग्रुप में होते हैं, 1 और 2 में होते हैं। पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों, 13 से लेके 18 तक, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होते हैं, 3 से लेके 12 तक होते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है ये वाली, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो सेकंड लाइन है इसको बोलते हैं हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। और जो हमारे पास थर्ड लाइन, इसको बोलते हैं हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो यही हमारे पास मैंने आपको यहाँ पे बना रखा है स्लाइड में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये वाली लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन, इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, इसको हम सेकंड बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड बोलेंगे। इसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि फर्स्ट ट्रांजिशन तो आपको दोस्तों लर्न होनी चाहिए। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आप लर्न कर लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसमें आपको ये बता दूं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास Ag, Au, मरकरी, कैडेनियम और आपका हो गया प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है। तो Ag हमारे पास जो है, Ag क्या होता है दोस्तों, सिल्वर की गोल्ड। Ag हमारे पास क्या रहता है, सिल्वर रहता है। तो ये हमारे पास कौन सी ट्रांजिशन सीरीज में लाया करता है, तो Ag हमारे पास कौन सी ट्रांजिशन सीरीज में लाया करेगा, सेकंड में। और जो हमारे पास गोल्ड है वो कौन सी में लाया करता है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लाया करता है। गोल्ड के साथ क्या लाया करता है हमारे पास, मरकरी, Hg क्या होता है, मरकरी हमारे पास लाया करता है। और मरकरी एक अकेली ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या पाई जाती है, लिक्विड पाई जाती है, ठीक है। और प्लेटिनम कौन सी ट्रांजिशन सीरीज में आता है हमारे पास, थर्ड ट्रांजिशन में आता है। क्योंकि फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ये और ये थर्ड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी ये तीनों किस में पाए जाते हैं, थर्ड में पाए जाते हैं। पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, सिल्वर गोल्ड में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हमेशा याद रखना सिल्वर सेकंड ट्रांजिशन में पाया जाता है और गोल्ड हमेशा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास देखो वही लिखा दोस्तों, हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक तक शुरू होती है। सेकंड ट्रांजिशन यट्रियम से शुरू होती है, कैडमियम तक होती है। थर्ड ट्रांजिशन लैंथरम से शुरू होती है और हॉबमैन तक शुरू होती है, फिर मरकरी तक शुरू होती है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन हमारे पास 4th पीरियड में आती है, सेकंड 5th पीरियड में, और थर्ड कौन सी में आती है, 6th पीरियड में आती है। तो डी ब्लॉक की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कि दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहता है, हाई रहता है। थर्ड, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है, या सेवरल लिखा मैंने यहाँ पे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फोर्थ, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। तो ये इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये भी आपको लर्न होनी चाहिए। कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ट्रांजिशन कौन सा, 4th पीरियड, सेकंड 5th पीरियड और थर्ड कौन सा, 6th पीरियड। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट के आप सिर्फ जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना, बाकी आपको पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी, n-2 f 1 से लेके 14 तक, फिर n-1 d 0 to 1 और ns2, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको आप लर्न कर ले, इसी से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही वाला क्वेश्चन आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास IUPAC नेमिंग हम कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके HP-TET में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। आपको तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, जीरो को हमेशा कैसे लर्न करना, नील याद रखना। जीरो को क्या लिखते हैं हम, नील लिखते हैं, ठीक है। 1 को क्या लिखेंगे हम, UN लिखेंगे। 2 को क्या लिखेंगे हम, बाई लिखेंगे, ठीक है। 3 को क्या लिखेंगे हम, ट्राई लिखेंगे। 4 को क्या लिखेंगे हम, क्वाड लिखेंगे, QUAD। 5 को हमेशा क्या लिखेंगे हम, पेंट लिखेंगे। ये आप लर्न कर लो, आपको IUPAC नेमिंग आ जाएगी। 6 को क्या बोलेंगे हम, हेक्स लिखेंगे। 7 को क्या बोलेंगे हम, सेप्ट SCPT लिखेंगे, सेप्ट। 8 को क्या बोलेंगे हम, ऑक्ट लिखेंगे। और 9 को क्या बोलेंगे हम, ENN लिखेंगे, इन, ठीक है। तो ये आपको लर्न हो जाएगी, तो आपको IUPAC नेमिंग आ गई। नील, 0 को क्या बोलते हैं, नील। 1 को UN, सेकंड को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, हेक्स को 6, सेप्ट, ऑक्ट और इन, ठीक है। तो आपको IUPAC नेमिंग का सिंपल सा फंडा यहाँ पे आपको बता दूं, इसको मैं साइड कर लेता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट दिया है 1 0 1, ठीक है, इसकी IUPAC नेमिंग करनी है, तो इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी, हमेशा ये कब काम आएगी, जब हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होगा, 100 से ज़्यादा होगा।
तो 1 को क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 को क्या लिखते हैं हम, UN लिखते हैं। तो मैंने क्या लिख लिया, UN लिख लिया। साथ में इसके साथ क्या है, 0, 0 को क्या लिखते हैं हम, नील लिखते हैं। तो 1 0 नील लिख लिया मैंने। फिर से क्या है इसमें 1 है, तो 1 को क्या लिखते हैं हम, फिर से UN लिखते हैं। तो ये इसके IUPAC नेमिंग हो गई। साथ में हमेशा आपने क्या जोड़ना, IUM जोड़ना, हमेशा सबके साथ क्या जोड़ना, IUM जोड़ना, तो आपकी IUPAC नेमिंग कंप्लीट हो जाएगी। वैसे एक और एग्जांपल हम करेंगे, जैसे कि अगर IUPAC नेमिंग करनी हो किसकी, यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिखा है दोस्तों, 105। IUPAC नेमिंग किसकी, 105 की करनी हो, 105। तो 1 को क्या लिखते हैं हम, UN लिखते हैं। तो क्या लिख लिया मैंने, UN लिख दिया। 0 को क्या लिखते हैं हम, 0 को क्या लिखते हैं हम, नील लिख दिया। तो साथ में क्या लिख दिया मैंने, नील लिख दिया। 5 को क्या लिखते हैं हम, 5 को लिखते हैं हम पेंट। साथ में क्या लिख लिया मैंने, PENT पेंट लिख दिया। और अब मैं साथ में क्या जोड़ूंगा, IUM जोड़ दूंगा। तो ये इसकी IUPAC नेमिंग होगी, नील पेंट IUM। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यही स्पेलिंग होती है इसकी, ठीक है, स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं करना पड़ता। वैसे नेक्स्ट अगर आपने करनी हो, नेक्स्ट जैसे कि आपने किसका एग्जांपल लिया यहाँ पे, 114 का लिया। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 114। तो 114 की करनी हो तो देखो 1 को क्या लिखेंगे हम, 1 को क्या लिखते हैं, UN। तो लिख दिया मैंने UN, ठीक है। फिर दोबारा से 1 है, उसको क्या लिखेंगे, फिर से UN लिख दिया। 4 को क्या लिखते हैं हम, क्वाड लिखते हैं, ठीक है। 4 को क्या लिखते हैं हम, क्वाड लिखते हैं, QUAD, क्वाड लिख दिया। साथ में क्या जोड़ेंगे हम, IUM जोड़ देंगे। तो ये इसकी IUPAC नेमिंग होगी। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, क्योंकि कई बार PDF बनाते बनाते थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाता है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा हमारे पास, UN क्वाड, क्वाड IUM, ठीक है। ये इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा। तो आई होप आपको IUPAC नेमिंग लर्न होगी सिंपल सा दोस्तों। ये आपको एब्रीवेशन, ये आपको पता हो गया तो आप किसी की भी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। लास्ट में हमेशा याद रखना क्या जोड़ेंगे, IUM जोड़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, हाउ टू फाइंड पीरियड्स। तो इससे भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारे पास किस पीरियड में लाया करता है, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको पता चलेगा। तो पहले मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। हमेशा कभी भी आपको, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। मान लो ये क्या दी है, 9 तो होती नहीं दोस्तों, 10 लिख देता हूँ मैं, 3d10। तो ये हमारे पास यहाँ पे जैसे कि आप एग्जांपल भी देख रहे होंगे ये वाला, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि हमेशा पीरियड जब भी हम फाइंड आउट करेंगे, क्या पीरियड आपको कोई पीरियड्स निकालने को आ गया कि ये बताओ कि कौन से पीरियड में लाया करता है, तो हमेशा याद रखना आपने जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी। ये हमने क्या लिख ली, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख ली किसी एलिमेंट की। तो ये होती है वैसे किसकी है, ये होती है हमारे पास किसकी होती है, जिंक की होती है, ठीक है। तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। तो ये हमने किसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, जिंक की लिख ली। इसमें हम देखेंगे कि N की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है, N की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 1 बड़ी है, 2 बड़ी है, 2 बड़ी, 3 बड़ी, 3 बड़ी, 4 बड़ी कि 3 बड़ी है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 4 बड़ी है। तो इसका पीरियड कौन सा होगा दोस्तों, हमेशा 4 पीरियड होगा। ये हमेशा याद रखना, इसका पीरियड कौन सा होगा, 4 पीरियड होगा। अगर पूछा होगा ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में लाया करेगा, ये कौन से ब्लॉक में लाया करेगा, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो कौन से ब्लॉक में लाया करेगा, डी ब्लॉक में लाया करेगा, ठीक है। तो वैसे हम एक और एग्जांपल करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है कौन सा, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक नंबर 26। तो 26 की हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितना आएगा दोस्तों, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 26, 3d6 आ जाएगा। कितना आ गया, 3d6 आ गया। तो हम सबसे क्या फाइंड आउट करेंगे, पीरियड फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो पीरियड के लिए मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है दोस्तों, 4th वैल्यू है, 4 सबसे बड़ा है। तो कौन से पीरियड में लाया करेगा, 4th पीरियड में लाया करेगा। दूसरी बात, इसमें ब्लॉक बताना, कौन से ब्लॉक में लाया करेगा। तो ये कौन से ब्लॉक में लाया करेगा। तो मैंने क्या बताया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हम, डी में भर रहे, तो कौन से ब्लॉक में लाया करेगा, डी ब्लॉक में लाया करेगा। तो एटॉमिक नंबर 26, पीरियड कौन सा, 4th, और ब्लॉक कौन सा, डी ब्लॉक। आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैं बता दूं, देखो यहाँ पे देख रहे होंगे आप,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा एटॉमिक नंबर था? 26 था। कौन सा था? 26। तो 26 कहाँ लाया करता हमारे पास? कौन से पीरियड में लाया किया दोस्तों? जल्दी से बताओ। 26 किसका एटॉमिक नंबर होता है? आयरन का। ठीक है, तो कहाँ पे लाया किया हमारे पास? ये फोर्थ पीरियड में लाया किया। कौन पीरियड कौन सा? इसका फोर्थ पीरियड था। तो फोर्थ पीरियड कौन सा? इस वाला पीरियड में लाया करेगा, पहली बात। दूसरी बात, कौन से ब्लॉक में लाया करेगा? डी ब्लॉक में लाया करेगा, मतलब इसी इतने से में ब्लॉक में ही लाया करेगा। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना कि कौन से ग्रुप में लाया करेगा? 7th में लाया करेगा, 8th में लाया करेगा, 9th में लाया करेगा। तो ग्रुप निकालने का कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप हम कैसे निकालते हैं। तो आपको सबसे पहले पीरियड्स निकालने आगे, ब्लॉक निकालने आगे। हाँ, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों आपको हमेशा याद करनी ही पड़ेगी। कैसे जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है। देखो, सबसे पहले क्या आएगा? 1s, पहले ऐसे लिखेंगे आप 1s, फिर क्या लिखेंगे? 2s, फिर क्या लिखेंगे? 2p, फिर क्या लिखेंगे? 3s, 3p और 3d, फिर क्या लिखेंगे आप? 4s, 4p, 4d और 4f, फिर क्या लिखेंगे आप? 5s, 5p, 5d, 5f, फिर क्या लिखेंगे? 6x, 6p, 6d और 6f, फिर क्या लिखेंगे हम? 7p। वैसे इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक आपको लर्न हो जाए काफ़ी है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? एक आटा 1s, फिर क्या लिखेंगे हम? 2s, फिर क्या लिखते हैं हम? 2p, 3s। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे। सबसे क्या है? पहले क्या है? 1s। सबसे पहले क्या काटा इन्होंने? 1s। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? 1s लिखते हैं। फिर क्या काटा इन्होंने? 2s काटा। तो उसके बाद क्या लिखते हैं हम? 2s लिखते हैं। फिर क्या काटा इन्होंने? 2p और 3s काटा। फिर क्या लिखते हैं हम? 2p और 3s लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या काटा इन्होंने? 3p और 4s काटा। तो फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम? 3p और 4s लिखते। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? 3p और 4s लिखते। मैं मिटा देता हूँ आपके यहाँ पे। 3s के बाद गलत हो गया। 3s के बाद क्या लिखते हैं हम? 3s के बाद लिखते हैं हम 3p और 4s। फिर उसके बाद क्या काटा इन्होंने? 3d, 4p और 5s। फिर क्या लिखते हैं हम? 3d, 4p, 5s, फिर 5s, फिर क्या लिखते हैं हम? 4d, 5p और 6s। तो दोस्तों आप यहाँ पे डायग्राम से भी इसको जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद रखते हैं। जो काटा, जैसे आपने ये काटा तो उसको लिख देना 1s, फिर उसके बाद दूसरी लाइन जो काटी उसको लिख देना 2s, फिर जो तीसरी लाइन काटी 2p और 3s, फिर 2p और 3s लिख देना। फिर उसका चौथी लाइन काटी 3p और 4s, 3p और 4s लिख देना। फिर पांचवी लाइन काटी 3d, 4p और 5s, फिर वो लिख देना 3d, 4p और 5s लिख देना। फिर उसके बाद कौन सी लाइन? 4d, 5p और 6s, फिर 4d, 5p और 6s लिख देना। तो ऐसे हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। तो आप लर्न कर लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन टैकल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू फाइंड ग्रुप्स। पीरियड निकालने सीख लिया आपने, ब्लॉक निकालने सीख लिए। अब हम ग्रुप निकालना सीखेंगे, कैसे हम ग्रुप को फाइंड आउट करते हैं। तो ग्रुप निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला, अगर हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? एस में आ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? एस में आ रहा है। तो अगर एस में हमारे पास NS, अगर एस में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ग्रुप नंबर होगा 1। और अगर एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 2 होगा। सिंपल सा है दोस्तों कि अगर हमारे पास एस के लास्ट इलेक्ट्रॉन में कौन सा, लास्ट में एस में अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ग्रुप कौन सा होगा? 1। अगर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ग्रुप नंबर कौन सा होगा? 2 ग्रुप होगा। नेक्स्ट हमारे पास पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक नंबर का हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसमें हमेशा क्या करना? 12 प्लस कर देना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के साथ आप अच्छे समझेंगे। जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना दिया? 17 दिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन में पी में कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे। पी में कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? 12 प्लस कर देंगे। 12 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 17 आ जाएगा। तो ये कौन से ग्रुप में लाया करता है? हमारे पास 17 में लाया करता है। ग्रुप लग गया आपको पता। ब्लॉक कौन सा होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? पी में आ रहा है, तो ब्लॉक कौन सा होगा? इसका पी होगा। ठीक है, और पीरियड कौन सा होगा? सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें? 3 है, तो पीरियड कौन सा होगा हमारे पास? 3 पीरियड होगा। तो आई होप आपको पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकालने आ जाने चाहिए। आपको जो सही एटॉमिक नंबर दिया होगा वो आप फाइंड आउट कर देना, उसके पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। नेक्स्ट आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक हम कैसे निकालेंगे? तो डी ब्लॉक निकालने का फॉर्मूला, जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 43 दिया है। ठीक है, तो 43 में हमारे पास सबसे पहले आपको इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी।
तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या आई 4p6 5s2 4d5 आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गई। सबसे पहले आपको पीरियड क्या होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो कौन से पीरियड में लाया करेगा, ये करेगा पी, स्पेलिंग गलत होगी, PERIOD। तो कौन से पीरियड में लाया करेगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी 5 की, तो कौन से पीरियड में लाया करेगा 5 पीरियड में लाया करेगा। तो ब्लॉक कौन से में लाया करेगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, तो कौन से ब्लॉक में लाया किया, डी ब्लॉक में लाया किया। और मैंने क्या बोला, ग्रुप अगर डी ब्लॉक में लाया करेगा तो उसका ग्रुप कैसे निकालेंगे हम, उसको हमेशा याद रखना कि जो उसका हमेशा क्या करना है, उसको 2+ कर देना जितने इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में 5 है, उसमें कितने प्लस कर देने, इसमें 2+ कर देना। तो कितना बनेगा 2 + 5 हमेशा कितना बनेगा 7 बन जाएगा। तो ये कौन से ग्रुप में लाया करेगा, 7th ग्रुप में लाया करेगा। तो देखेंगे हम 43 एटॉमिक नंबर, पीरियड क्या रहेगा इसका 5 रहेगा, ब्लॉक कौन सा रहेगा डी रहेगा, और ग्रुप कौन सा रहेगा इसका 7 रहेगा। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल में भी इसको चेक कर लो कि इसका पीरियड कौन सा आ रहा है, ब्लॉक कौन सा आ रहा है और ग्रुप कौन सा आ रहा है। पर दोस्तों हमेशा केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन कहाँ से आता है आपको एग्जाम में, एक्सेप्शनल से आता है। तो इसी का हम कुछ एक्सेप्शनल पढ़ेंगे कि जैसे हमारे पास एक्सेप्शनल क्या है, एटॉमिक नंबर 24 है। एक्सेप्शनल क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 24 है। इसके आप जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो एटॉमिक नंबर 24 किसका होता है, क्रोमियम का होता है। मैंने आपको बताया क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 3d5 रहती है। तो ये हम बहुत बार आपको रिपीट कर चुका हूँ ये वाली बात कि क्रोमियम की हमारे पास क्या रहती है, 4s1 3d5 रहती है। ठीक है, तो अगर आप इसका सबसे पहले क्या पीरियड निकालेंगे, तो पीरियड क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 4 यहाँ पे, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, पीरियड कौन सा हो जाएगा इसका 4th हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात आती है ब्लॉक की। ब्लॉक क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे, डी में भर रहे, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ब्लॉक हो जाएगा। अब ग्रुप, हमेशा जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा, डी में होगा, तो ग्रुप कैसे निकालते, 2+, इसमें क्या प्लस करते हैं जितने इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन में, लास्ट में डी में जितने इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में, तो डी में कितने लास्ट इलेक्ट्रॉन 5, तो 5 + 2 कितना आ जाएगा 7। पर ऐसा नहीं होता, जो क्रोमियम का ग्रुप होता है वो कितना ग्रुप होता है हमारे पास, 6 ग्रुप होता है। क्रोमियम का ग्रुप कितना रहता है हमारे पास, 6 रहता है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम इसकी एक्सेप्शनल क्या है इसकी 4s1 3d5 है। अगर इसकी मैंने जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, तो क्या लिखता मैं 4s2 3d4 होती है इसकी जनरल। अगर मैंने लिखनी होती है एक्सेप्शनल के अलावा, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो क्या होनी चाहिए थी, 4s2 3d4 होनी चाहिए। अब हम इसमें ग्रुप निकालेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लास्ट में 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप कैसे निकालते हैं हम, डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का ग्रुप हमेशा कैसे निकालते हैं, 2 + 4, जो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो कितना आएगा इसका 6। तो हमेशा याद रखना जितने भी हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, जितने भी हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, उसमें जो ग्रुप आएगा हमारे पास, उसमें जो उसकी एक्सेप्शनल के अलावा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, उसमें ही हमेशा 2+ करना। जैसे एक और एग्जांपल हम करेंगे कॉपर का। कॉपर का क्या होता है एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 4s1 3d10 होती है। ठीक है, और अगर इसकी एक्सेप्शनल होती है इसकी, ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो क्या होगी इसकी, क्या होनी चाहिए थी 4s2 3d9 होनी चाहिए थी। पर जब हम ये इसके ग्रुप फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्रुप फाइंड आउट करेंगे, तो ग्रुप में क्या हमेशा 2 में क्या प्लस करेंगे जितने इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम 10+ करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। पर अगर हम 2 में प्लस क्या करेंगे 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो हमेशा क्या आपने प्लस करना है 9 प्लस करना है, जो इसकी होनी चाहिए थी, जो इसकी होनी चाहिए थी वही इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस करने हैं। तो 2+ इसका ग्रुप कौन सा होता है 11 ग्रुप होता है। 11 ग्रुप नंबर कौन सा होता है क्रोमियम का 11 नहीं क्रोमियम का नहीं सॉरी दोस्तों, कॉपर का ग्रुप कितना होता है 11 होता है, और क्रोमियम का ग्रुप नंबर कितना होता है 6 है। ठीक है, तो इसमें थोड़े से एक्सेप्शनल हमेशा याद रखना, जितने भी हमारे पास केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शनल है, उसके हमेशा जब भी आप निकालोगे ग्रुप डी ब्लॉक के, तो हमेशा उसमें वही वाले इलेक्ट्रॉन प्लस करने जो होने चाहिए थे। ठीक है, जो होते वो मत प्लस कर देना, जो होने चाहिए थे वो हमेशा प्लस करना। जैसे यहाँ पे 3d5 है,
होने क्या चाहिए थे 3d 4 होने चाहिए, तो हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे 4 प्लस करेंगे, तो इसका ग्रुप कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऐसे हम डी ब्लॉक के ग्रुप्स फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये तो दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके, इससे आपको 100% कोई ना कोई क्वेश्चन टैट में भी आपको आता है और आपको कमीशन में भी आएगा। तो इसके हम कुछ ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आता है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई। फर्स्ट क्या आता है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई आता है। तो जनरली द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। पर ये डेफिनेशन दोस्तों वैलिड नहीं होती। एटॉमिक रेडियाई क्या आता है, देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ है उसके बीच की दूरी कितनी है उसको क्या बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। पर हमने पढ़ रखा था पिछली वीडियोस में, सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा था कि इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है हमेशा वेव है। तो ये हमेशा क्या रहता है घूम वेव है, तो एक किसकी फॉर्म में रहेगा वेव की फॉर्म में रहेगा। तो इसका फाइंड आउट क्या पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट करना क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है हमारे पास हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है। तो ये तो जनरल डेफिनेशन होगी। पर हमेशा जब भी हम एटॉमिक रेडियाई चेक करते हैं हमेशा कैसे चेक करेंगे, जब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन दो एटम जब भी दो हमारे पास एटम कंबाइन करेंगे उनके बीच का जो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे। जनरल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैं आपको एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ मैंने आपको टेबल बना रखा और इसी से आपको क्वेश्चन आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। वंडरवॉल रेडियस हमेशा वंडरवॉल रेडियस हमेशा बड़ा होगा किससे मेटालिक से, मेटालिक रेडियस से बड़ा होगा कौन सा वंडरवॉल रेडियस। और मेटालिक रेडियस हमेशा बड़ा होगा किससे कोवलेंट रेडियस से। ये आप याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि वंडरवॉल रेडियस हमेशा बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, जनरल सा है तो ये बड़ा क्यों होगा। मैं इसको मिटा लूँ। तो जो हमारे पास वंडरवॉल रेडियस होता है उसमें कि देखो अगर आप देखेंगे आप वहाँ पे वंडरवॉल क्या होता है दूर, एटम क्या होते हैं हमारे पास दूर दूर होते हैं, तो उनका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा दूर होगा, ठीक है। तो ये हमेशा रेडियस क्या होगा इसका हमेशा बड़ा होगा। मेटालिक क्या होते हैं मेटल्स क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं इसके एलिमेंट जो होते हैं एटम्स क्या होते हैं हमेशा क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जो इनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा छोटा होगा थोड़ा सा। और जो कोवलेंट होते हैं हमारे पास कोवलेंट कैसे होते हैं म्यूचुअली शेयरिंग से, ऐसे म्यूचुअल शेयर करके बनते हैं। तो इनका जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। इसलिए वंडरवॉल का जो रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है बड़ा होता है किससे मेटालिक से, और मेटालिक का किससे बड़ा होता है कोवलेंट से बड़ा होता है। ये हमेशा याद रखना, इसी से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो हम पढ़ेंगे कि अलोंग द पीरियड हमारे पास एटॉमिक रेडियाई क्या करता है और टॉप द बॉटम हमारे पास एटॉमिक रेडियाई क्या करता है। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई रेडियस। तो अलोंग द पीरियड क्या करता है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस क्या करता है हमेशा डिक्रीजेस करता है बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि कैसे हमारे पास एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है जब हम कैसे चलते हैं पीरियड्स में चलते हैं। पीरियड्स मतलब आगे को चलते हैं, जैसे लिथियम हो गया बेरिलियम हो गया बोरोन हो गया कार्बन हो गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। अगर इसमें पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई किसका होगा, एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा किसका होगा लिथियम का होगा, क्योंकि अलोंग द पीरियड क्या होता है डिक्रीज करता है। लिथियम का एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा उससे कम, बेरिलियम का फिर बोरोन का फिर कार्बन का फिर नाइट्रोजन का फिर ऑक्सीजन का फिर फ्लोरीन का, ऐसे इसका एटॉमिक रेडियाई रहता है। तो ऐसा इसलिए रहता है मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास लिथियम है, मैं इसको मिटा लूँ पहले आपके पास। लिथियम में आप देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है हमारे पास 3, बेरिलियम का कितना रहता है 4, बोरोन का कितना रहता है 5, कार्बन का कितना रहता है 6, नाइट्रोजन का कितना रहता है 7 और ऑक्सीजन का 8। तो मैंने आपको प्रोटॉन निकालने बताए थे। प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन क्या होता है जितना उनका एटॉमिक नंबर होता है। तो लिथियम में प्रोटॉन कितने होंगे 3, बेरिलियम में प्रोटॉन कितने होंगे 4, बोरोन में प्रोटॉन कितने होंगे 5, कार्बन में कितने होंगे 6, नाइट्रोजन में कितने होंगे 7 और ऑक्सीजन में कितने होंगे 8 प्रोटॉन होंगे। तो जो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। जो हमारे पास प्रोटॉन होंगे उसमें उसी को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। ये हम पहले आपको इतना पता होना चाहिए।
तो देख रहे होंगे आप कि जैसे जैसे हम परे को जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लिथियम का 3 था, फिर बेरिलियम का 4 था, बोरोन का 5 हो गया, कार्बन का 6 हो गया, नाइट्रोजन का 7 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8 हो गया। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, प्रोटॉन बढ़ेंगे। जैसे कोई हमारे पास ये क्या है, एक एटम है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जैसे कोई हमारे पास बाहर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे कितना 3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कितना 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अगर 8 पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो कौन अच्छे से 8 पॉजिटिव चार्ज खींच पाएंगे कि 3 खींच पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को कौन अच्छे से खींच पाएंगे, 8 खींच पाएंगे ना। तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा उतना इतना साइज क्या होता रहता है, हमारे पास छोटा होता रहता है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे, प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो जितने ज्यादा होंगे उतने अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे, और जितने अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे उतना साइज क्या होता रहेगा, हमारे पास छोटा होता रहेगा। इसीलिए अलोंग द पीरियड क्या रहता है, हमेशा साइज डिक्रीज करता है। अलोंग द पीरियड हमेशा साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं यहाँ को पूछूं कि किसका साइज सबसे बड़ा है, तो किसका साइज सबसे बड़ा है, लिथियम का सबसे बड़ा होगा। परे परे को जाते जाते क्या होंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींचेंगे तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो लिथियम का सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। अगर इसके आगे फ्लोरीन है तो सबसे छोटा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, ठीक है। तो ये आपको अलोंग द पीरियड होगा। अब डाउन द ग्रुप, नीचे को लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है। तो नीचे को क्या होता है, हमेशा एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि लिथियम क्या है, पहले एक लिथियम क्या है, के शेल में आ गया। जैसे मान लो ये मैं यहाँ पे आपको न्यूक्लियस है, ये कौन सा, के शेल, फिर बाहर कौन सा होता है, एल शेल। तो लिथियम कहाँ लाया करता है, के शेल में लाया करेगा। लिथियम जो सोडियम होगा वो किस में लाया करेगा, एल शेल में लाया करेगा। जो पोटाशियम होगा वो किस में लाया करेगा, के शेल में लाया करेगा। तो जैसे वो न्यूक्लियस से क्या होते रहते हैं, दूर होते रहते हैं, तो इनका रेडियस क्या ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हम डाउन द ग्रुप जब भी आते हैं, नीचे को जब भी हम आते हैं तो रेडियस क्या करता है, हमेशा इंक्रीज करता है। और यही प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में आती है। और जैसे जैसे हम परे को जाते हैं, पीरियड्स में जाएंगे तो रेडियस क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं दोस्तों, मैंने अभी पीछे भी बताया था, क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपको, एक्सेप्शनल से आएंगे। तो इसका एक्सेप्शनल क्या है, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में देख लूँगा एक्सेप्शनल। मैंने हर एक चीज़ का एक्सेप्शनल आपको साथ में लिख लिया है ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसका एक्सेप्शनल क्या है दोस्तों, जैसे मान लो हाइड्रोजन यहाँ पे, हीलियम कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। हाइड्रोजन यहाँ पे, हीलियम यहाँ पे होता है पीरियोडिक टेबल में। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन है, परे को क्या होता है, हमारे पास साइज डिक्रीज होता है। परे को क्या होता है, हमारे पास हमेशा साइज डिक्रीज होता है। तो मतलब हीलियम का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, हाइड्रोजन से। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्या होता है हमारे पास, ये याद रखना हमेशा। इसको मैं साइड कर लूँ, हमारे पास हीलियम का साइज बड़ा होता है हाइड्रोजन से। होना क्या चाहिए था, होना तो हीलियम का साइज क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि पीरियड में क्या करता है, डिक्रीज करता है। पर ऐसा नहीं होता, हीलियम का साइज क्या रहता है, हमेशा बड़ा रहता है, किससे, हाइड्रोजन से। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि मैंने आपको बताया कि वंडरवाल रेडियस, अब आती वंडरवाल रेडियस की बात। वंडरवाल रेडियस हमेशा बड़ा होता है, किससे, कोवलेंट रेडियस से, मेटालिक रेडियस से। और मेटालिक रेडियस किससे बड़ा होता है, कोवलेंट रेडियस से। शुरू में मैंने आपको बताया था। तो जो हमारे पास जितनी भी नोबल गैस होती है, जितनी भी हमारे पास नोबल गैस होती है, हीलियम क्या हमारे पास नोबल गैस है, तो जितनी भी हमारे पास नोबल गैस होती है वो सारे कौन सी रेडियस बनाती है, वंडरवाल रेडियस बनाती है। कौन सा रेडियस बनाती है, वंडरवाल रेडियस बनाती है, जितनी भी हमारे पास नोबल गैस होती है। तो हीलियम क्या है हमारे पास, नोबल गैस है। तो नोबल गैस का क्या होता है, हमेशा वंडरवाल रेडियस क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। वंडरवाल रेडियस क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। तो किसका, हीलियम और हाइड्रोजन में, हीलियम और हाइड्रोजन है जो हमारे पास, हीलियम क्या हमारे पास वंडरवाल रेडियस बनाता है। तो वंडरवाल रेडियस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, मेटालिक से। तो इसीलिए हमारे पास हीलियम का क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है साइज, किससे, हाइड्रोजन से,
ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और आपको एक्सेप्शनल बता दूं कि जैसे जैसे आप अरेंज करेंगे, जैसे जैसे आप अरेंज करेंगे किस में, जैसे पीरियड नंबर 2 में आ जाओ। पीरियड नंबर 2 में क्या क्या होता है दोस्तों, लिथियम, फिर से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये होता है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या एक्सेप्शनल आता है कि परे को क्या करता है, हमेशा साइज डिक्रीज करता है। अलोंग द पीरियड क्या करता है, हमेशा साइज डिक्रीज करता है। मतलब सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए, नियॉन का होना चाहिए, क्योंकि परे सबसे लास्ट में क्या है, नियॉन है। पर ऐसा नहीं होता, नियॉन क्या हमारे पास, नोबल गैस है। नियॉन क्या हमारे पास, नोबल गैस है। और नोबल गैस कौन सा रेडियस बनाते हैं हमारे, हमेशा वंडरवॉल रेडियस बनाते हैं। कौन सा रेडियस बनाते हैं, वंडरवॉल रेडियस बनाते हैं। तो वंडरवॉल रेडियस हमेशा बड़ा होता है। इसीलिए कभी भी ऑप्शन में आया आपको लिथियम, बोरोन, नाइट्रोजन और नियॉन में, तो सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, हमेशा सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, नियॉन का होगा। वहां पे सबसे बड़ा रेडियस लिथियम का मत करके आना, क्योंकि नियॉन क्या हमारे पास वंडरवॉल रेडियस बनाता है। तो वंडरवॉल रेडियस जो भी बनाएगा उसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको लिख भी रखा है, देखो नियॉन सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा, लिथियम, फिर बेरिलियम का छोटा होगा, बोरोन का और छोटा होगा, कार्बन का और छोटा होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सबसे छोटा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। तो एक्सेप्शनल से हमेशा क्वेश्चन आता है। जितने भी हमारे पास नोबल गैस है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गए, ठीक है, ये सारे कौन से रेडियस बनाते हैं, वंडरवॉल रेडियस बनाते हैं। तो जो भी हमारे पास कभी भी वंडरवॉल रेडियस, हमेशा इसका साइज क्या रहेगा, हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो अगर आपको पूछा होगा ग्रेटर साइज किसका रहेगा, तो हमेशा अगर उसमें नोबल गैस दी होगी तो आप वही ऑप्शन टिक करके आना। नेक्स्ट आपके पास आयोनिक रेडियाई। तो आयोनिक रेडियाई भी बिल्कुल आपके एटॉमिक रेडियाई की तरह ही होता है। पीरियड्स अलोंग द पीरियड्स क्या करता है, डिक्रीज करेगा, और टॉप द बॉटम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इससे आपको क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको रखा है कि हमेशा देखो पॉजिटिव, सिंपल एटम और नेगेटिव। मैंने सोडियम का एटम लिया, ठीक है, इसमें मैंने 3 चीजें ली, ठीक है। सोडियम का एक पॉजिटिव वाला लिया, ठीक है, एक कैटायन लिया और एक क्या लिया, एनायन लिया। अब मेरे को बताओ इसमें साइज किसका ज्यादा होगा, किसका साइज सबसे बड़ा होगा, किसका साइज सबसे छोटा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास कैटायन का साइज होता है वो हमेशा सबसे छोटा होता है। मतलब सोडियम प्लस का साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ऐसा क्यों, अब मैं आपको सोडियम में देखूं, सिंपल सोडियम में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे इसमें, 11 होंगे। प्रोटॉन भी कितने होंगे इसमें दोस्तों, 11 ही होंगे। तो अब मेरे को बताओ कि जब मैं यहाँ पे सोडियम में कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितने, 11। अब मैं बताऊं कि सोडियम प्लस में, Na प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, Na प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, Na प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने होने चाहिए थे, 11 होने चाहिए थे। और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, एक कम कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 10, ठीक है। और Na नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 11। Na नेगेटिव में, Na सिंपल Na में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। पर एक एनायन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो सोडियम में कितने एनायन हुए, एनायन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। दोस्तों मैंने सेकंड चैप्टर में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने बताए थे, तो वहां जाके आप जरूर इसको देखें कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते, कैसे हम प्रोटॉन फाइंड आउट करते। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और जो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल सोडियम एटम हमारे पास, सिंपल सोडियम एटम जिसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हुए, 11। 11 इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन, और 11 इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर जब इसमें पॉजिटिव साइन आ गया तो एक क्या कर देंगे हम, कम कर देते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 11 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन आ गया, तो नेगेटिव साइन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। तो 11 इलेक्ट्रॉन में एक ऐड कर दिया, कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे बताओ किसका साइज ज्यादा होगा, किसका साइज ज्यादा होगा। अब मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारे पास सोडियम प्लस था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो सोडियम नेगेटिव था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो हमारे पास आपका सोडियम, सिंपल सोडियम था, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, 11 इलेक्ट्रॉन थे।
अब प्रोटोन तो सब में, इसमें प्रोटोन क्या है, प्रोटोन सब में क्या है, बराबर रहते हैं। इसमें कितने प्रोटोन है, 11 प्रोटोन है। इसमें भी कितने प्रोटोन है, 11 प्रोटोन है। इसमें भी कितने प्रोटोन है, 11 प्रोटोन है। अब 11 पॉजिटिव, प्रोटोन का मतलब क्या है, पॉजिटिव, प्रोटोन का मतलब क्या है, पॉजिटिव। अब 11 हमारे पास 11 पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे। यहाँ पे 11 पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे। और यहाँ पे 11 पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे। तो कौन कितने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच पाएंगे। अब पॉजिटिव 11 पॉजिटिव जो हमारे पास प्रोटोन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को क्या अच्छे से खींच पाएंगे, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जो हमारे पास पेरेंट एटम होता है, सोडियम का जो सिंपल एटम होता है, अब 11 पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, तो इसका साइज थोड़ा सा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अब यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे, 12 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो साइज क्या रहता है, हमेशा बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि कैटायन, क्या कैटायन का साइज हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है। किससे, पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम कौन सा था, सोडियम हमारे पास। और एनायन का साइज हमेशा सबसे बड़ा होता है, लार्जर साइज होता है। किससे, पेरेंट एटम से। किससे, पेरेंट एटम से। जैसे हम इसका एक एग्जांपल आगे करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। जैसे बेरियम 2+ है, बेरियम 2+ है, सोडियम प्लस है, क्लोरीन नेगेटिव है, ब्रोमीन नेगेटिव और मैग्नीशियम 2+ है। ये हमारे पास कुछ दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको अरेंज करना है इंक्रीज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज के ऑर्डर में, ठीक है। तो आपको बेरियम का पहले पता होना चाहिए। बेरियम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे पास बेरियम होता है उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने इसमें प्रोटॉन होते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। बेरियम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। एटॉमिक नंबर कितना हुआ इसका, 4। इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 4। तो आपको पहले तो मैं बता दूं कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा। तो कैटायन कौन कौन से इसमें, पहले उसको निकालो साइड। Be2+ है, फिर Na+ है, फिर कौन सा है, Mg2+ है। यही हमारे पास इसमें 3 क्या कैटायन। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटा साइज किसका होगा। तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। सोडियम का 11 और मैग्नीशियम का 12, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, इनका एटॉमिक नंबर लिखा। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, बेरिलियम में 4 होंगे, सोडियम में कितने होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, और मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन होंगे, 12। अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन में बेरियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 माइनस कर दो प्रोटॉन से, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, +1 है, तो कितने होंगे, 10। और मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बेरियम हमेशा कौन से ब्लॉक में आता है, बेरियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम फिर पर नीचे को क्या आता है, फिर सोडियम आता है। बेरिलियम से नीचे क्या आता है, सोडियम आता है। सोडियम से नीचे क्या आता है हमारे सोडियम के यहाँ क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, ठीक है। तो हमेशा मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम नीचे को जाते हैं एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इन दोनों में से सबसे छोटा किसका होगा, बेरिलियम और सोडियम की बात करेंगे तो नीचे को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सबसे छोटा किसका होगा, बेरिलियम। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, Barium 2+ आ गया। नेक्स्ट आपका सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम, अब दोनों में देखो चार इलेक्ट्रॉन कितने, 10-10 ही है। दोनों में कितने, 10-10 ही है। पर एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 11 जो पॉजिटिव चार्ज हो कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, 10 को खींच रहे। और यहाँ पे 12 पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, 10 को खींच रहे। किसका साइज छोटा होगा, अब 12 पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अब एक कितने, 12 है, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 कितने को खींच रहा है, 10 को खींच रहा है। वहीं यहाँ पे 12 कितने को खींच रहा है, 11 को खींच रहा है। तो किसको अच्छे से खींच पाएगा, 10 वाले को अच्छे से खींच पाएगा, क्योंकि 10 क्या इलेक्ट्रॉन क्या है, कम में, 12 क्या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो 12 पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच पाएगा, 10 वाले को। तो मतलब अगर अच्छे से खींच पा रहा है तो साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो बेरिलियम के बाद किसका आएगा, Mg2+, फिर किसका आ गया, सोडियम प्लस, ठीक है। अब आएंगे हमारे पास एनायन की बारी, ठीक है। एनायन हमारे पास कौन कौन से इसमें दिए, क्लोरीन और ब्रोमीन दिए रखा है। तो नीचे को जब भी हम एसिड एटॉमिक साइज में लिखते हैं तो नीचे को क्या करता है, साइज डिक्रीज करता है। तो पहले कौन सा आएगा, क्लोरीन, फिर कौन सा आएगा, ब्रोमीन आएगा। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा दोस्तों, Barium 2+, फिर Mg2+, फिर सोडियम प्लस, फिर क्लोरीन नेगेटिव, फिर ब्रोमीन नेगेटिव।
मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, बोथ मैग्नीशियम एंड सोडियम है 10 इलेक्ट्रॉन। दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे। बट द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मैग्नीशियम इज टू लार्ज होना था। न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है मैग्नीशियम का? ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज देखो, मैग्नीशियम कितने प्रोटॉन थे? मैंने क्या बोला, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? हमेशा प्रोटॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम कितने थे? प्रोटॉन 12 थे। और सोडियम में कितने थे? 11। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो इसमें किस में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था? मैग्नीशियम में 12 थे, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन कितने को खींच रहे थे? 10 को खींच रहे थे, तो अच्छे से खींच पाएंगे। वहीं 12 किसको खींच रहे थे? 11 को खींच रहे थे, ठीक है। तो वही सॉरी दोस्तों, 12 नहीं 11 इलेक्ट्रॉन किसको खींच रहे थे? 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। सोडियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है, और एक माइनस कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 11 पॉजिटिव चार्ज कितने को खींच रहे थे? 10 को खींच रहे थे। वहीं 12 कितने को खींच रहे थे? 10 को खींच रहे थे। कौन अच्छे से खींच पाएंगे? जो 12 पॉजिटिव चार्ज अच्छे से खींच पाएंगे ना 10 को। और अगर अच्छे से खींच पा रहे, अगर पॉजिटिव चार्ज अच्छे से खींच पा रहा है तो साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव अच्छे से खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं? अंदर अंदर को आते हैं, अंदर अंदर को आएंगे तो साइज क्या होता रहता है? छोटा होता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि बेरिलियम 2+, जैसे मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस, इसको अरेंज करो, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव। तो बेरिलियम और सोडियम और मैग्नीशियम कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और सोडियम में आपको बताना हो तो बेरिलियम कहाँ से आता है? शेल नंबर बढ़ जाता है। देखो जैसे बेरिलियम ऊपर शेल में आता है और नीचे को उसके बाद सोडियम आता है, फिर सोडियम से परे क्या आता है? मैग्नीशियम आता है। तो बेरिलियम का साइज ऊपर, जैसे हम नीचे को जाते हैं तो साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो डिक्रीज किसका करेगा? बेरिलियम का करेगा। मतलब छोटा किसका होगा? बेरिलियम का होगा। तो पहले कौन सा आएगा? बेरिलियम आएगा। फिर सोडियम और मैग्नीशियम में जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, किसका चार्ज है? मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो मैग्नीशियम पहले आया, फिर उसके बाद सोडियम आया। वैसे ही सेम क्लोरीन और ब्रोमीन को जब भी देखेंगे आप तो वो भी कैसे होते हैं? शेल नंबर क्या करता है? इनका इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे आप नीचे को आएंगे तो ब्रोमीन का साइज क्या होगा? बड़ा होगा, क्लोरीन का क्या होगा? छोटा। इसलिए पहले क्या लिखा? क्लोरीन, फिर क्या लिखा? ब्रोमीन लिखा। तो ऐसे हम इसके साइज को कंपेयर करते। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो दोस्तों आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है? जैसे कि आप डेफिनेशन में पढ़ रहे होंगे, द एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom in a ground state। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है हमारा कि जो एनर्जी हम किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको समझा दूं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोई न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये क्या हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपस में क्या करते हैं? थोड़े से अट्रैक्ट करते हैं। इनमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब हमने अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जो हम इसको एनर्जी देंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ए ग्राउंड स्टेट। तो उसे क्या बोलेंगे हम? जो हम एनर्जी देंगे उसे क्या बोलेंगे हम? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ए पॉजिटिव इन नेचर एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। तो दोस्तों आपको पता है एंडोथर्मिक क्या होता है? एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हमारे को एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए भी हमारे को क्या देनी पड़ रही है? एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। क्या देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो क्या होगा? कौन सी रिएक्शन होगी? ये एंडोथर्मिक इन नेचर होता है। तो ऐसे कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम या किलो जूल पर मोल। अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम को कन्वर्ट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को कन्वर्ट करना है किसमें? किलो जूल में। तो आपको 96 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 96 किलो जूल पर मोल। तो इस टाइप के आपको नीट में या JEE में देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट है आपके पास कि देखो आपने यहाँ पे आयोनाइजेशन, इसमें 3 प्रकार की आयोनाइजेशन देख रहे होंगे आप। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैं आपको समझाऊंगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, सेकंड किसको बोलते हैं, थर्ड को किसको बोलते हैं। मान लो कोई हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हमने, या कोई मेटल है, ठीक है। जब हमने इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, दोस्तों याद रखना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अगर हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते तो कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो क्या लिखा हमने? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लिख लिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इस वाले को बोलेंगे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे हम इसको? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
अगर हमने इसी एटम से, इसी एलिमेंट से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब इसी, दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, इसी एलिमेंट से हमने दोबारा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो +1 चार्ज आ गया था, अगर एक और रिमूव कर देंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, एक और आ जाएगा, तो +1 +1 क्या हो जाएगा हमारे पास, +2 चार्ज आ जाएगा, प्लस ई इलेक्ट्रॉन। अगर हमने फिर से रिमूव करना है तो +2 से एक और रिमूव किया तो कौन से क्या आ जाएगा यहाँ पे, +3 आ जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रिमूव किया तो उसको बोला हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हमने सेकंड रिमूव किया तो उसको बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और अगर हमने थर्ड रिमूव किया तो उसको क्या बोलेंगे हम, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम, एल्यूमिनियम का एग्जांपल आपको मैं लेता हूं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का, अगर हमने एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो क्या आ जाएगा इसमें, Al प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर अगर सेकंड रिमूव किया, मतलब Al प्लस से फिर से एक और रिमूव किया तो क्या आ जाएगा, Al2 प्लस आ जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हमने फिर से तीसरा रिमूव किया, Al2 प्लस से क्या किया, फिर से तीसरा रिमूव किया, Al3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज लिखी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कि आयोनाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ थर्ड, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे लिखा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड हमेशा ज्यादा होगी किससे, सेकंड से, और किससे, फर्स्ट से। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि हमारे को एनर्जी, जितनी एनर्जी देनी पड़ती है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, मान लो एल्यूमिनियम में, जैसे फॉर एग्जांपल किसका लिया था हमने, एल्यूमिनियम का लिया था, किसका एग्जांपल लिया था, एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया था। फिर से ले लूंगा मैं इसी का एग्जांपल, किसका एग्जांपल लिया, तो एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया था। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, और एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13, ठीक है, 13 होता है। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो प्रोटॉन कितने होंगे एल्यूमिनियम में, 13 ही होंगे, ठीक है। तो हमने जब एक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, सिंपल एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हमने एक रिमूव किया, Al प्लस बनाया, तो इसमें प्रोटॉन कितने रहे, प्रोटॉन तो इसमें 13 रहेंगे, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। जब हमने एक और रिमूव किया, Al2 प्लस कर दिया, तो क्या हो गया इसमें, प्रोटॉन तो 13 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सर, 11 हो जाएंगे। अगर हमने एक और रिमूव किया, Al3 प्लस, तो क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन तो 13 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रोटॉन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो पहले जब एल्यूमिनियम, सिंपल एल्यूमिनियम का एटम था, तो उसमें 13 प्रोटॉन थे और 13 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब कितने इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, 12 को खींच रहे, तो क्या करेंगे कि थोड़ा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब 13 किसको खींच रहे, 11 को खींच रहे, और अब यहाँ पे 13 कितने को खींच रहे, 10 को खींच रहे। मतलब जब हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड आई, तो वो 13 इलेक्ट्रॉन क्या बहुत अच्छे से खींच पा रहे, तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। मैं एक बार फिर से आपको इसको रिपीट कर देता हूं कि दोस्तों क्या होता है हमारे पास, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया एल्यूमिनियम से, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एल्यूमिनियम प्लस बनाया, तो अब क्या हो गया इसमें, अट्रैक्शन बढ़ गई, क्योंकि क्या हो गया, पहले क्या थे एल्यूमिनियम, सिंपल एल्यूमिनियम में क्या थे, 13 प्रोटॉन थे और 13 ही क्या थे, 13 प्रोटॉन थे, 13 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। पर जब हमने एक निकाल दिया, अब 13 क्या हो गए, 13 प्रोटॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये 13 प्रोटॉन क्या कर रहा है, अच्छे से खींच पाएगा, 12 इलेक्ट्रॉनों को खींच पाएगा ना। तो अगर हमने इससे एक और रिमूव करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अगर हमने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा तो क्या देना पड़ेगा, हमारे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मान हमने ज्यादा एनर्जी दे दी तो एक और रिमूव हो गया, तो Al प्लस से जब हमने एक और रिमूव किया तो क्या बन गया, Al2 प्लस बन गया। अब Al2 प्लस बन गया तो प्रोटॉन कितने रहे इसमें, 13 ही रहे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 11 हो गए। अब ये क्या कर रहा है, 13 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, 11 को खींच रहा है। तो कितने, मतलब 13 पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, कितने नेगेटिव चार्ज को खींच रहे, 11 नेगेटिव चार्ज को खींच रहे, तो बहुत अच्छे से खींच पाएंगे। तो क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। तो अगर हमने इससे फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमारे को क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।
मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो हमारे को क्या अगला, उससे अगला निकलवाना हो तो हमारे को क्या देनी पड़ रही है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर थर्ड निकालना हो तो उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए हमेशा आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड हमेशा ज्यादा होती है, किससे, सेकंड से। और फिर सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, फर्स्ट होती है, फर्स्ट की होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर जैसे होते हैं, तो इससे इतना हमारे को इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। पर जब हम एक निकाल देते तो क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसमें अट्रैक्शन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें मुश्किल हो जाएगा तो हमारे को क्या, उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो ज्यादा क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए सेकंड ज्यादा होती है। फिर से अगर हमने एक और निकाल दिया तो अब तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना, तो हमारे को क्या देनी पड़ेगी, और भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। तो इसके हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे किस किस पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर हमारे पास साइज ऑफ एटम पे। तो आपको बता दूं, जितना छोटा साइज होगा, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, तो ये भी सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कि अगर हमारे पास छोटा साइज है, अगर साइज क्या है, छोटा साइज है, अगर यहाँ पे छोटा साइज, तो न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या है, बहुत अच्छे से खींच पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस के नजदीक होंगे। अगर न्यूक्लियस अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा तो हमारे को आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। इसलिए जितना छोटा साइज होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। मैंने यहाँ पे एक और बात लिखी है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, हेंस द इलेक्ट्रॉन इज इजीली टू रिमूव। वैसे जैसे बड़े का एग्जांपल लो, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का है, मान लो कोई एक एटम, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अब न्यूक्लियस से क्या है, दूर है। अगर न्यूक्लियस से दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो ए वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव करना आसान होगा। तो मतलब ये क्या, थोड़ी सी एनर्जी से, थोड़ी सी एनर्जी देने से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसलिए जितना बड़ा साइज होगा उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। और जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। सेकंड फैक्टर है हमारे पास चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ये दोस्तों चार्ज ऑन न्यूक्लियस, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, एनसी लिख लिया मैंने इसको। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, मैंने आपको बता रखे हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन। न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, प्रोटॉन। अब मैं एग्जांपल ले लूँ आपको, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, बोरोन में कितने एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो जितना प्रोटॉन भी कितने होंगे, इसके 5 होंगे। कार्बन में भी एटॉमिक नंबर 6 होता है तो प्रोटॉन भी 6 होंगे। नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 होता है तो प्रोटॉन भी 7 होंगे। और ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 होता है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, अब जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, अब 8 प्रोटॉन है, ठीक है, अब जितने 8 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, यहाँ पे कितने, बोरोन वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन खींच रहे, 5 प्रोटॉन खींच रहे। ऑक्सीजन वाले में कितने प्रोटॉन खींचेंगे, 8 प्रोटॉन खींचेंगे। तो कौन अच्छे से खींच पाएगा, 8 प्रोटॉन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, तो 8 पॉजिटिव चार्ज खींच रहे इलेक्ट्रॉन को, तो कौन अच्छे से खींच पाएगा, जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो मतलब जैसे जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या, इलेक्ट्रॉन को भी अच्छे से खींच रहे। अगर इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींच रहे तो इनके बीच क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा। मतलब हमारे को क्या, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए जितना ज्यादा चार्ज होगा, यहाँ लिखा मैंने, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे। मतलब जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतनी ज्यादा क्या देने पड़ेंगे हमारे को, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। ये सिंपल सा फंडा था, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या देनी पड़ेगी हमारे को, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो, न्यूक्लियर चार्ज इज ड्यू टू दी प्रोटॉन। न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की या पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इफ द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस द अट्रैक्शन फोर्स इज आल्सो इंक्रीज। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो मान लो अगर 8 पॉजिटिव चार्ज है तो 8 पॉजिटिव चार्ज खींचेंगे ना इलेक्ट्रॉन को। अगर 5 पॉजिटिव चार्ज तो कितने खींच रहे, 5 ही खींच रहे। तो यहाँ पे 8 पॉजिटिव चार्ज तो 8 पॉजिटिव चार्ज खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को।
तो मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। हेंस रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, डिफरेंट, यहाँ दोस्तों डिफिकल्ट होना था, DIFFI डिफिकल्ट, यहाँ पे क्या होगा डिफिकल्ट। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, और डिफिकल्ट होगा तो हमारे को क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का, तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का मतलब है कि दो प्रकार की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ फील्ड होती है, एक होती है फुली फील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन के जब आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, 1s2, क्या होता है एटॉमिक नंबर 7, तो 1s2 2s2 2p3। और जब हम ऑक्सीजन की लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देखो p में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3, इसमें p में कितने 4, तो p में हम क्या भरेंगे, 3 भरेंगे, ठीक है, 1 2 और 3। यहाँ पे p में कितने भरेंगे, हम 4 भरेंगे, कितने भरेंगे 4, मतलब पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और फिर चौथा यहाँ पे। तो अब देखो ये वाली जो नाइट्रोजन वाला था ये क्या था, हमारे पास हाफ फील्ड था, क्या था, हाफ फील्ड है, ठीक है। और मैंने क्या बता रखा कि हाफ फील्ड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या होते हैं, हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अगर वो पहले से एक्स्ट्रा स्टेबल है तो उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपके पास क्या है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड है, तो अगर उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं, आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर लेता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते तो क्या होंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे को क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि क्या है पहले से स्टेबल है। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमारे को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए हमेशा हाफ फील्ड, हमेशा हाफ फील्ड और फुली फील्ड में क्या होता है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का। नेक्स्ट है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट आपको बता दूं कि S P D और F, पेनिट्रेशन इफेक्ट S का ज्यादा होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है, फिर F का। इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारे पास S वाला होता है, मान लो ये कि हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, जो S होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के नजदीक होता है, उसके बाद क्या होता है, P होता है, फिर क्या होता है, D होगा, है ना, ऐसे होता है। तो जो ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक होगा वो क्या होगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, मतलब जो S क्या है न्यूक्लियस के नजदीक है तो वो क्या है, ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। अगर ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा तो क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होता है, S का, फिर उसके बाद P का, फिर उसके बाद D का और फिर उसके बाद F का। तो यही हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, ये कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं आपके पास कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम इसमें बताएंगे कि पीरियड में वेरिएशन क्या होती है और डाउन अ ग्रुप क्या होती है, ठीक है। तो सिंपल सा, इसमें भी आपके पास में कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। हम पढ़ाई हमेशा ना खुशी से किया करो, अगर आप पढ़ाई खुशी से करेंगे या इंटरेस्ट लेके करेंगे तो आपको उतना जल्दी समझ आएगा। तो सबसे पहले वेरिएशन देखेंगे हम पीरियड्स में। तो पीरियड में अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन ले ली मैंने, ठीक है। तो अब क्या होगा, साइज किसका छोटा होगा, मैंने आपको बताया जब जैसे जैसे हम परे को जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वैसे वैसे क्या करता है, साइज डिक्रीज करता है, क्या करता है, साइज डिक्रीज करता है। और अगर साइज डिक्रीज करेगा तो अगर साइज छोटा होगा तो उतनी नजदीक क्या होगा, न्यूक्लियस के नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन, जितना छोटा साइज होगा उतनी नजदीक होगा न्यूक्लियस के। अगर उतनी नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन, नजदीक होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हमारे को ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे हम इट इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब भी हमेशा रिमूव करते हैं हम,
तो क्या होता है हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, हमेशा इंक्रीज करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज इट मीन्स प्रोटॉन इज इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे हम जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, पर को एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है मतलब प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे, प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, अगर मान लो ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, क्या एटॉमिक नंबर 8, कार्बन में कितने 6 प्रोटॉन है। तो अब यहाँ पे वही बात आ गई कि 8 प्रोटॉन 8 पॉजिटिव चार्ज खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को। अगर 8 पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, टाइटली खींचेंगे, क्योंकि 8 खींच रहे तो टाइटली खींचेंगे, टाइटली खींचेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो वैसे प्रोटॉन इंक्रीज देन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजेस। नेक्स्ट आपका डाउन द ग्रुप, नेक्स्ट क्या डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप आप ले लो, जैसे आपका सोडियम ले लो, पोटाशियम ले लो, पोटाशियम के, और सोडियम ले लो, पोटाशियम ले लो, लिथियम ले लो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपको यहाँ पे, किस किस का, लिथियम का, सोडियम का और पोटाशियम का, ठीक है, ये एग्जांपल ले लेता हूँ आपको। अब क्या होगा, लिथियम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के नजदीक होगा, क्योंकि शेल क्या है, एक ही शेल है। अब सोडियम क्या होगा, सोडियम में क्या होगा, बाहर होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पोटाशियम में कहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन, बाहर होंगे। तो जैसे जितना जैसे जैसे हम नीचे को जा रहे हैं वैसे वैसे क्या करें, शेल इंक्रीज करे, शेल इंक्रीज करे तो इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या जा रहे अवे जा रहे, अवे मतलब दूर जा रहे इलेक्ट्रॉन, किससे, न्यूक्लियस से। अगर दूर जा रहे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि दूर जा रहे पॉजिटिव चार्ज जब दूर हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे हम नीचे को जाते हैं, इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज साइज इज डिक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, हमारी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमेशा ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन मैंने आपको कैसे बताया, एक्सेप्शनल से आता है। तो हम एक्सेप्शनल हमेशा साथ साथ पढ़ते रहेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक और लाइन लिखी मैंने, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल इज हीलियम एटम। हीलियम एटम की सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक तो साइज भी छोटा होता है, साइज छोटा होता है, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फुली स्टेबल होती है। क्या होती है, पूरी होती है इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने क्या बताया था, फुली स्टेबल और हाफ स्टेबल क्या होते हैं, फुली फील्ड और हाफ फील्ड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबल हो गए तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल होता है। इसीलिए हीलियम एटम की सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आपका वही, इससे कुछ एक्सेप्शनल हम पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीरियड 2 की ही हम बात करेंगे। तो पीरियड 2 में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक होता है लिथियम, एक होता है बेरिलियम, एक होता है बोरोन, फिर आता है हमारे पास कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन और फिर आता है फ्लोरीन, ठीक है। ये हमारे पास किसके पीरियड 2 के एलिमेंट है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है आपको 2, अच्छा लिथियम का 2, बेरिलियम का 3, लिथियम का 2 थोड़ी होता है दोस्तों, 3 होता है, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ रहा कि जैसे जैसे हम परे को जाते हैं वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है दोस्तों, इंक्रीज करती है। मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। पर एक एक्सेप्शनल आता है इसमें कि ऐसे ऐसे क्या होना क्या चाहिए था, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर क्या ना था नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। होना ये वाला चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ये होता चाहिए, होना चाहिए था। अब रियलिटी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। अब देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन और एक क्या होता है हमारे पास, नियॉन। एक क्या होता है, नियॉन, नियॉन भी होता है ना फ्लोरीन के बाद, फ्लोरीन के बाद क्या होता है, नियॉन। अब नाइट्रोजन की जब आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या लिखते हैं आप, 1s2 2s2, क्या लिखेंगे 2p3 लिखेंगे। तो ये क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। नाइट्रोजन क्या होता है हमारे पास, हाफ फील्ड होता है, मैंने बता रखा हाफ फील्ड। और नियॉन क्या होता है हमारे पास, नियॉन जो होता है हमारे पास, नियॉन क्या होता है हमारे पास, फुली फील्ड होता है। नियॉन क्या होता है हमारे पास, फुली फील्ड होता है। हाफ फील्ड और फुली फील्ड हमेशा क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और नियॉन से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए जो इनका ट्रेंड बनता है
इसलिए जो इनका ट्रेंड बनता है, आपने ट्रेंड के लिए सिंपल सा याद रखना, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, ठीक है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नियॉन, ऑक्सीजन है, फिर अच्छा दोस्तों पहले मैं सिंपल वाला लिख लेता हूँ आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। आपको मैं बता दूं इसमें हाफ फील्ड और फुली फील्ड कौन कौन से है। एक तो हमारे पास कौन सा है, बेरिलियम। बेरिलियम भी क्या होता है हमारे पास, फुली फील्ड होता है। एक कौन सा होता है, नाइट्रोजन, हाफ फील्ड होता है। और नियॉन क्या होता है, फुली फील्ड होता है। जब आप इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, फुली फील्ड होते हैं। तो हमेशा मैंने आपको बताया कि फुली फील्ड और हाफ फील्ड की क्या होती है, हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो जब आप इनका ट्रेंड लिखोगे तो ट्रेंड हमेशा कैसे लिखना, इनको एक एक पहले शिफ्ट कर देना, ठीक है। अब लिथियम, बेरिलियम क्या होता है, स्टेबल होते हैं, तो उससे पहले क्या लिख लेंगे हम, बोरोन लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बेरिलियम लिखेंगे, फिर कार्बन लिखेंगे, फिर ये तो एक्स्ट्रा स्टेबल हुए तो फिर क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीजन लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे। फिर यहाँ पे फ्लोरीन वैसे ही रहता है, फिर नियॉन वैसे ही रहता है। तो ये इनका ट्रेंड आता है, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो 4 ऑप्शन में ये दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दूंगा मैं कि आप बताओ मुझे किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम और ऑक्सीजन, किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो हमारे पास किसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पहले होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन होगी, उससे कम किसकी होगी, बेरिलियम की होगी कि बोरोन की होगी। यहाँ पे कंफ्यूज आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आना होना तो बोरोन चाहिए था, पर होता क्या है, बेरिलियम की होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, फुली फील्ड। उसके बाद किसकी होती है, बोरोन की, और सबसे कम किसकी होगी, लिथियम की होगी। तो कई बार इस टाइप में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, वहां पे इंक्रीज डिक्रीज के साइन देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए ये वाला ट्रेंड हमेशा याद रखना। तो इसमें कुछ नहीं है, बेरिलियम नाइट्रोजन क्या होते हैं, हाफ फील्ड या फुली फील्ड होते हैं, सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होता है तो आपने एक एक शिफ्ट कर देना, बोरोन को पहले लिख लेना, बेरिलियम को बाद में लिख लेना। वैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी, ऑक्सीजन को पहले लिख लेना, नाइट्रोजन को बाद में लिख लेना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। तो ये भी एक अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो द एंथैल्पी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम में। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने को क्या बोलते थे हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जो हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। या इलेक्ट्रॉन, एक वर्ड सुना होगा आपने, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हम कई बार इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये भी हमारे पास क्या है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। क्या हुआ कि द एंथैल्पी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अलोंग द पीरियड ये भी दोस्तों सेम ही रहती है। अलोंग द पीरियड ये भी क्या करेगी, मोर इंक्रीज करेगी, और डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरह ही चलती है। परे को क्या करेगी, हमेशा ये इंक्रीज करेगा, और नीचे को हमेशा क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी। और इसमें इंपॉर्टेंट आपको कुछ बता दूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हम कुछ एमसीक्यूज वाली वीडियोस जब ये चैप्टर हमारा खत्म होगा तो मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज वाली वीडियो लेके आऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो उसमें मैं कुछ आपको क्वेश्चंस लेके आऊंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और अफिनिटी से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे भी हम उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और अफिनिटी चलती है, क्योंकि इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं। तो जैसे जो मैं आपके लिए एमसीक्यू वाली वीडियोस लेके आऊंगा उसमें मैं आपको विद कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करवाऊंगा, ठीक है। तो आपने बस इतना जनरल याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एक और बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास हैलोजन है उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। हैलोजन फैमिली की, हैलोजन फैमिली कौन सी होती है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इनकी सबसे ज्यादा क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्योंकि फ्लोरीन की क्या, देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये जल्दी से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा अपने में, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। क्लोरीन में भी एक की कमी होती है, ब्रोमीन में भी एक की कमी होती है, और आयोडीन में भी एक की कमी होती है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा हैलोजन फैमिली की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। दूसरी बात आपने याद रखना, नोबल गैस जो हमारे पास होते हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, हमेशा
पॉजिटिव रहेगी, वो क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तीसरी बात आपने रखना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन की हमेशा क्या रहती है, जीरो रहती है। वो इसलिए जीरो रहती है क्योंकि ये क्या होते हैं, या तो हाफ फील्ड होंगे या क्या होंगे, फुली फील्ड होंगे। हाफ फील्ड होंगे या क्या होंगे, फुली फील्ड होंगे। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी मुश्किल होता है और गेन करवाना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी रहती है, जीरो रहती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट, और एचपी टेट में तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। कम से कम मैं आपको बता दूं, आज तक ये क्वेश्चन 6 या 7 बार आपको देखने को मिल चुका है, या 8 या 10 बार भी हो सकता है। कि हमारे पास, मैंने क्या बोला, हेलोजन एटम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ऐसे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है, और नीचे को क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये भी हमने पढ़ा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए, हमारे पास फ्लोरीन की होनी चाहिए। तो जो हमारे पास एक्सेप्शनल होते हैं उससे हमेशा क्या आते हैं, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हमारे पास फ्लोरीन होनी किसकी चाहिए थी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। पर किसकी सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन की हमारे पास सबसे ज्यादा होती है। ये हमेशा याद रखना। कई बार क्वेश्चन ऐसे बताता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बताओ इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है। तो वहां पे आप टिक कौन सा, फ्लोरीन कर देते हैं। होनी तो फ्लोरीन की चाहिए थी, पर होती किसकी है, क्लोरीन की होती है। और कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको, बताओ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और अफिनिटी सेम जैसा ही है, एक्चुअल सेम नहीं होते पर सेम जैसा ही मान के इसको चलो अभी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी किसकी हुई, हमारे पास क्लोरीन की हुई। इसमें एक और बात हमेशा याद रखना, ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको बताता हूं, ऐसा क्यों होता है कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की क्यों नहीं होती। तो ये भी आपको एक आपस में एक बड़ी रहस्यमयी कहानी है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान से देखना कि जो हमारे पास फ्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है, होनी किसकी चाहिए थी, फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, पर होती किसकी है, क्लोरीन की होती है। क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा सा है। फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा सा है, और क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। आपने पढ़ रखा होगा कि जैसे जैसे हम नीचे आते टॉप टू बॉटम, साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो फ्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब फ्लोरीन छोटे साइज में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। तो 9 क्या होंगे, इसमें प्रोटॉन होंगे, और 9 ही क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस छोटे से एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो दोस्तों, छोटे छोटे आपके यहाँ पे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ये क्या हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, फ्लोरीन में। अब यहाँ पे अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो आपस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लड़ जाते हैं, रिपल्शन हो जाती है। आपस में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है। अब ये ऐड करना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, हमेशा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक छोटी सी जगह पे मान लो आपके पास एक कमरा है, उसमें 4 जनों की कैपेसिटी है। आप उसमें पहले ही कितने, 9 जने पहले अड़ा रखे, एक कमरे में पहले कितने, 9 जने अड़ा रखे। आप बोल रहे फिर से कि 10वां फिर से डाल दो, तो अब क्या करेंगे, अब लड़ेंगे ना कि इसको मत डालो, इसको मत डालो, ठीक है। क्योंकि पहले उसमें 4 जनों की कैपेसिटी, उसमें कितने डाल रखे, 9 डाल रखे। आप बोल रहे उसमें कि एक और ऐड कर लो, तो उसमें ऐड करना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमारे साथ फ्लोरीन वाले केस में भी होता है, ठीक है। इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसमें पहली 9 इलेक्ट्रॉन है, एक और ऐड करेंगे तो आपस में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाता है गेन करवाना। तो अब क्लोरीन की बात, यहाँ पे क्या है, साइज बड़ा है, तो यहाँ पे साइज बड़ा, तो अब पहली मान लें, अब पहली 9 जनों की कैपेसिटी कमरे में, ठीक है। आपने एक ही ऐड करना है, इसमें एक और एक्स्ट्रा करना है, तो 10 क्या आ जाएंगे, आराम से तो नहीं आएंगे पर आ जाएंगे ना 10 तो, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की हमेशा ज्यादा होती है, किससे, फ्लोरीन से। और ये क्वेश्चन आपको टैट में तो बहुत ही बार आ चुका है। नेक्स्ट हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम of an electron to attract the shear pair of electron toward itself in a covalent bond। देखो सबसे पहली बात, कोवलेंट बॉन्ड डेफिनेशन हमेशा ढंग से पढ़ा करो। कोवलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, एक फ्लोरीन का एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है, एक अब क्या करते हैं, फ्लोरीन क्या होता है, अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी अपने को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की। तो किसके पास ज्यादा कैपेसिटी होती है, फ्लोरीन के पास ज्यादा कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। मान लो हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन का क्या है, यहाँ पे एक एटम है, और क्लोरीन का क्या है, एक, यहाँ पे 7 एटम है। तो ये क्या करते हैं, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते।
पर क्लोरीन क्या करता है, जो ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इसको अपनी साइड ज्यादा खींच लेता है, ठीक है, और हाइड्रोजन इतना सा रह जाता है। तो इनको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और जो अब सब जो अपने साइड अपने तरफ को ज्यादा खींचेगा उसको क्या, वो उसको बोलेंगे हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसीलिए हमारे पास फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन दोस्तों, उसके बाद क्लोरीन। आगे हम वैल्यू पढ़ेंगे इनकी, ठीक है, वहां आपको अच्छे से पता चल जाएगा कौन ज्यादा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगी, वो करेगी हमारे पास साइज पे। अगर हमारा साइज छोटा है, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसको भी हमेशा याद रखना। अब मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। अब मैं कैसे आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। मान लो एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। कितने इसमें प्रोटोन है, 9 प्रोटोन है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हमेशा प्रोटोन होता है, बस याद रखना आपने, ठीक है। अब फ्लोरीन में कितने न्यूक्लियर चार्ज है, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब कितने पॉजिटिव चार्ज, इसमें 9 पॉजिटिव चार्ज। जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ज्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। अब फ्लोरीन है, अब मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने कार्बन, कार्बन में कितने, 6 ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इतने नहीं खींच पाएंगे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। पर यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज है, 9 पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो ज्यादा अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और जो ज्यादा अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब जिसपे ज्यादा चार्ज होगा वो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। चार्ज ऑन कैटायंस, वही चार्ज ऑन कैटायंस, ठीक है, Fe2+ है, Fe3+ है, ठीक है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जिस पे ज्यादा चार्ज होगा मतलब Fe2+ है, और एक क्या लिखा मैंने, Fe3+ है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। प्रोटॉन कितने इसमें, 26। इलेक्ट्रॉन कितने रहे इसमें, इस वाले में इलेक्ट्रॉन कितने रहे, इस वाले में इलेक्ट्रॉन 2 माइनस कर लो, कितने रहे, इसमें रहे इलेक्ट्रॉन हमें 24 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। इसमें प्रोटॉन कितने, 26 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 23 हो जाएंगे। अब कौन अच्छे से खींच पाएगा, कौन अपनी तरफ खींच पाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज बराबर, पर यहाँ 24 को खींच रहा है, यहाँ किसको खींच रहा है, 23 को खींच रहा है। तो जल्दी कौन ये ज्यादा खींच पाएगा अपनी तरफ को, तो ज्यादा जो अपनी तरफ को शेयर करेगा वो क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, Fe3+ ज्यादा होगा। वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन का, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, हम सेकंड चैप्टर में इसको 4th चैप्टर में भी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर को, ठीक है। तो sp की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ज्यादा होते हैं किससे, sp2 से और sp3 से, मतलब जहां sp होगी हाइब्रिडाइजेशन वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किससे, sp2 से और sp3 से। आप बस इतना ही यहाँ पे लर्न करो, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp2 से और sp3 से। तो ये हमेशा ट्रेंड रहता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करती है, हमेशा परे को इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, परे को इंक्रीज करेगी, और डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ को क्या करती है, हमेशा डिक्रीज करेगी। सेम वैसी हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी यहाँ को क्या करती है, इंक्रीज करती है, नीचे क्या करती है, डिक्रीज करती है। वैसी सेम हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या करती है, परे को इंक्रीज करेगी, नीचे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये तीनों चीजें हमेशा याद रखना आपने, कि ये जो तीनों चीजें थी कौन कौन सी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, दूसरी क्या थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको मैं ई लिख देता हूँ, और तीसरी क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमेशा परे को क्या करेगी, ये तीनों चीजें इंक्रीज करेगी, और नीचे को हमेशा क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी। तो ये इनका ट्रेंड था कि पर अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेगी और डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ वैल्यू लिख रखी मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ये अगर आप लर्न कर लोगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। फ्लोरीन की वैल्यू कितनी होती है, 4। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5। एक बच्चों कम करनी। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3, ठीक है। और कार्बन की कितनी होती है, 2.5, और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1। देखो 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 0.5 का डिफरेंस है। चलो यहाँ पे तो रहने दो, ठीक है। जो हाइड्रोजन की होगी वो किसकी होगी, आयोडीन की होगी, 2 पॉइंट नहीं, जो कार्बन की होगी दोस्तों, सॉरी यहाँ पे गलत कंफ्यूज हो गया, जो कार्बन की होगी वो किसकी होगी, आयोडीन की होगी, 2.5। यहाँ को क्या होगा, क्लोरीन की कितनी होती, 3, और ब्रोमीन की कितनी होगी, 2.8, ठीक है।
और जो आयोडीन की होगी सल्फर की, वो सल्फर की होगी 2.5, और जो हाइड्रोजन की होगी किसकी होगी, फास्फोरस की होगी 2.1। तो इनकी वैल्यू अगर आप लर्न कर लोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अगर फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो ये क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। ये क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। उससे कम वैल्यू किसमें, ऑक्सीजन और क्लोरीन में कम वैल्यू किसकी है, ऑक्सीजन की कितनी है 3.5 और क्लोरीन की कितनी है 3। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ऑक्सीजन। तो हमेशा याद रखना फर्स्ट एलिमेंट कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन, और सेकंड कौन सा होता है, क्लोरीन। सेकंड कौन सा होगा, ऑक्सीजन, सॉरी दोस्तों, सेकंड कौन सा होगा, ऑक्सीजन। फिर कौन सा आएगा, क्लोरीन। फिर क्या आएगा, क्लोरीन और नाइट्रोजन क्या होते हैं, बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। उसका सल्फर और कार्बन क्या होते हैं, ज्यादा बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इस वैल्यू से आपको पता चल जाएगा जिसकी ज्यादा वैल्यू हो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्वेश्चन इससे आता है दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालनी हमारे पास, जैसे मान लो HF है, तो हाइड्रोजन की कितनी थी, हमेशा याद रखना 2.1, और फ्लोरीन की कितनी थी 4। HCl यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी 2.1, क्लोरीन की कितनी थी, क्लोरीन की थी हमारे पास 3, और HBr में हाइड्रोजन की 1 और ब्रोमीन की कितनी थी हमारे पास 2.8। वहीं पे हाइड्रोजन की कितनी 1 और आयोडीन की कितनी थी हमारे पास, आयोडीन की हमारे पास 2.5। तो इनको माइनस करो 4 से, अगर आप हाइड्रोजन की कितनी हमारे पास 2.1 है दोस्तों, तो 4 से अगर आप 2.1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, डिफरेंस 1.9 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारे शायद ये आ जाएगा हमारे पास 0.9। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.7, और इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.4, क्योंकि हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1 होती है दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो देखो सबसे ज्यादा अब यहाँ पे क्या आएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है 1.9, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हुआ, HF। ये हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हुआ, HF हुआ। मतलब जो इनका बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। इनका बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। मतलब इनका बॉन्ड क्या तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा, तोड़ना मुश्किल होगा। तो ये क्या H पॉजिटिव लूज करेगा, H पॉजिटिव तो लूज कर नहीं पाएगा। वहीं अगर हम HI की बात करें, इनकी बॉन्ड, इनका जो बॉन्ड तोड़ना वो क्या होगा, आसान होगा। बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। अगर इनको आसान होगा तो ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव में टूटेगा। तो जो H पॉजिटिव में टूटता है वो क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। तो इससे कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जो जल्दी टूटेगा, जल्दी कौन, जो जल्दी H पॉजिटिव देगा। तो जल्दी H पॉजिटिव कौन देगा, जिसका बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो बॉन्ड किसका वीक होता है, HI का बॉन्ड वीक होता है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, HI। और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, HF होगा। ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन ये वाला भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आपके पास मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर आपको मैं बता दूं, ये मेटालिक करैक्टर हमेशा याद रखना, जो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को वो क्या होंगे, वो मेटल्स होंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकेंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, और अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो सोडियम में क्या होता है, हमें 11 होता है, तो क्या होगा 281 होता है, 8 2 10 11। फ्लोरीन क्या होता है 28, हमें क्या होता है 7 2 9, 2 और 7 होता है। फ्लोरीन क्या होता है 2 और 7 होता है, ठीक है। तो अब देखो ये इसके पास एक हमेशा स्टेबल होना चाहता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। और जो डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं, इसलिए सोडियम क्या है हमारे पास, मेटल है। फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ताकि 2 8 बन जाए, स्टेबल बन जाए। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन, दोस्तों बैटरी भी खत्म होने वाली है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा नॉन मेटल्स होते हैं। इसलिए अलोंग द पीरियड मेटालिक करैक्टर क्या करता है, डिक्रीज, और अलोंग द ग्रुप मेटालिक करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। लास्ट टॉपिक हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप होती है कि जिनकी प्रॉपर्टी डायगोनली मिलती है। जैसे हमारे पास ग्रुप 1 है, तो लिथियम की प्रॉपर्टी किसके साथ मिलती है, मैग्नीशियम के साथ मिलेगी, बेरिलियम की किसके साथ मिलेगी, एल्यूमिनियम के साथ मिलती है, और बोरोन की किसके साथ मिलती है, सिलिकॉन के साथ मिलती है। तो ये आप लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ड्यू टू अनोमली, क्यों होता है डायगोनल रिलेशनशिप, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर रिएक्ट करना। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सी मेहनत लगती है हमारे को वीडियोस बनाने के लिए, आपको कंटेंट ढूंढने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है दोस्तों। और जो PDF बनाता है उसको भी बहुत मेहनत लगती है आपके लिए डिजिटल PDF बनाने में। तो अगर आप थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हो हमारी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करना। तो
तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs करने वाले हैं, उसमें भी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे पास जो हमने अभी तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हैं वो भी हम करेंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके इस चैप्टर में छूट गए हैं वो भी मैं उसी में ही आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।